सीएए में मुसलमानों, यहूदियों और नास्तिकों को बाहर रखा गया है। इनमें नास्तिक कौन है? सीएए में लिखा नास्तिक बाहर रहेंगे उससे? अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं कि उसमें दरअसल ये लिखा है कि इस कम्युनिटी के लोग इसके लाभार्थी होंगे। उसमें मुसलमान नहीं आते, यहूदी नहीं आते और नास्तिक भी नहीं आते। अगर कोई व्यक्ति ये घोषित कर दे कि वो किसी धर्म को नहीं मानता है, तो फिर वो उस कैटेगरी में नहीं आ पाएगा, शायद ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, इसकी व्याख्या ये हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध क्रिमिनल केस अदालत में चल रहा है, निचली अदालत में, तो क्या वह यूपीएससी के लिए आवेदन कर सकता है? हाँ, आराम से कीजिए आवेदन। बस केस चलने में दिक्कत नहीं है। अगर साबित हो गया तो यूपीएससी भी नहीं और इलेक्शन भी 6 साल प्लस उतने साल हटा के उसके बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं फिर से। तो अगर कोई केस साबित नहीं हुआ तब तक क्या परेशानी है? कोई झूठा केस कर दे आपके खिलाफ तो इसमें आप क्या जिम्मेदार है? किसी भी मामले में केस चल रहा हो, धूमधाम से यूपीएससी दीजिए, सफल हो जाइए। और यदि वो केस साबित हो गया और मामला गंभीर है तब दिक्कत है। छोटे मोटे में दिक्कत नहीं है। एक सवाल अच्छा है, बस ये आया हुआ यूपीएससी में, गांव से शहरों की ओर पलायन करना आर्थिक कारण से ही नहीं होता, इसमें अन्य कारण भी होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे इस पर लिखने के लिए कौन से अन्य कारण हो सकते हैं, ऐसे नहीं हाथ खड़ा करके बोलिए तो आप लोग हाँ बताइए, एक कारण बताइए। सामाजिक प्रतिष्ठा, ठीक बात है। गांव से आदमी शहर जाए उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी जाती है, लगता है कि शहर से वापस आए हैं। और अच्छा, रोजगार आर्थिक कारण नहीं हुआ? वाह। शिक्षा, सबसे बड़ा कारण शिक्षा है। मतलब नौकरी के अलावा या व्यवसाय के अलावा शिक्षा एक बड़ा कारण है। और तो गांवों से शहरों की ओर पलायन की एक वजह है रोजगार, एक है शिक्षा, एक है स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत सारी हो जाती है, सामाजिक खुलापन। तो वो सारी चीजें मिला के प्रवसन की टेंडेंसी तय करती है। ठीक है, अब वापस आइए। केस स्टडी कर हमने 2 कर ली थी ना, ठीक है। अब टाइप 3 के लिए कौन सा एग्जांपल लिया था? 2014 का लिया था एग्जांपल शायद ना। 2014 की पहली केस स्टडी देखिए। एक बार चारों का एक एक प्रकार कर लेते हैं, फिर जो आप कहेंगे उन पे अभ्यास कर लेंगे। पहले ये कि 1-2 दिन जो आप चाह रहे हो, मतलब मैं चाह रहा हूं कि प्रश्न आप खुद चुनें इनमें से, फिर जिनमें आपको लगे कि थोड़ा चैलेंज है वो आप चुन लें, उन पर हम काम कर लें। आप इतनी मेहनत करना चाहेंगे? आप करेंगे? बताएंगे कौन सा प्रश्न करना है? ठीक है, पहले चारों टाइप का ही कर लेते हैं, उसके बाद आप बताइएगा, ठीक है। तो 2014 का पहला प्रश्न देखिए, इसको टाइप 3 मानिए। 2019 के प्रश्नों में टेंडेंसी मतलब है तो इसी प्रकार का, लेकिन थोड़ा सा और उसमें अमूर्त बनाने का प्रयास किया उन्होंने। आजकल समस्त विश्व में आर्थिक विकास पर अधिक जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ विकास के कारण पैदा होने वाले पर्यावरणीय क्षरण के संबंध में चिंता भी बढ़ रही है। अनेकों बार हमारे सामने विकासिक कार्यकलापों और पर्यावरणीय गुणता के बीच सीधा विरोध दिखाई पड़ता है। विकासिक प्रक्रम को रोक देना या उसमें काट छांट कर देना भी साध्य नहीं है, और न ही पर्यावरण के क्षरण को बढ़ने देना उचित है, क्योंकि यह तो हमारे सबके जीवन के लिए ही खतरा है। ऐसी कुछ साध्य रणनीतियों पर चर्चा कीजिए जिनको इस द्वंद्व का शमन करने के लिए अपनाया जा सकता हो और जो हमें धारणीय या सस्टेनेबल विकास की ओर ले जा सकती हो। तो ये जो केस स्टडी है सीधे सीधे जीएस का जो पेपर थी आपका, वहां से आ गई है। एनवायरमेंट आप पढ़ते ही हैं, भूगोल पढ़ते ही हैं पेपर 1 में, और उसमें ये महत्वपूर्ण तरीके से आप पढ़ते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आपको वहां लेके जा सकते हैं। इसमें क्या हो सकता है बताइए, अगर आपसे कोई कहे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए? एक दो प्रोटोकॉल का जिक्र कर दीजिए, क्योटो, मॉन्ट्रियल, जो भी आपको जिसका भी जिक्र हो लेटेस्ट उसका जिक्र कर दीजिए। और अगर 4-5 वर्गों में बताना हो कि हम क्या करें कि पर्यावरण भी बचे और डेवलपमेंट भी होती रहे, कुल मिला के रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो नॉन कन्वेंशनल है उन सब पर जिक्र करेंगे। जैसे अगर इसका उत्तर लिखना ही हो तो आप कुछ पॉइंट से बताएं। सबसे पहले आप कह सकते हैं कि एनर्जी के मामले में हम क्या क्या कर सकते हैं, इस तरह से 2-3 सुझाव दे सकते हैं। सबसे पहली बात है कि एनर्जी जितना हम रिन्यूएबल यानी कि नवीकरणीय स्रोतों पर ध्यान देंगे उतना ही पोल्यूशन फ्री एनर्जी होगी। तो रिन्यूएबल में क्या क्या हो सकता है? सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, तो सोलर है, विंड है, टाइडल एनर्जी है, जो हाइडल है उसका भी जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि हाइडल में जो छोटे बांध है, माइक्रो हाइडल एनर्जी है, वो भी पोल्यूशन से बचाती है और बड़े बांध का खतरा भी उसमें नहीं आता है, तो माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। वही जो 2-4-5 हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है? एनर्जी के प्रोडक्शन में अभी तक हमने केवल और केवल सरकारी संस्थाओं को ही जोड़ रखा है। अगर एनर्जी में हम कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा रिसर्च डेवलपमेंट हो, और जो R&D है, R&D में प्राइवेट सेक्टर को भी लगा दीजिए और यूनिवर्सिटीज को भी खूब एक्टिव कीजिए कि वो, कुल मिला के खेल इतना है कि आप कितने पॉइंट्स सोच पा रहे हैं। तो एनवायरमेंट और डेवलपमेंट को बैलेंस करने के लिए जरूरी है कि हम रिन्यूएबल सोर्सेज का प्रयोग करें, नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग करें। और क्योंकि नवीकरणीय संसाधन अभी उस पॉइंट पे नहीं पहुंचे जहां ब्रेक इवन पॉइंट हम कहते हैं, जहां हमारा खर्चा बहुत ज्यादा ना बढ़े और काम भी कर सकें, इसका तरीका है कि डेवलपमेंट की गति फास्ट हो, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर को हम सब्सिडीज दें, टैक्स हॉलीडेज दें, और इसी प्रकार से जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको उसके लिए प्रमोट करें। वैसे आपकी राय में अगर ईंधन की बात करनी हो हमें, तो मेरे ख्याल से भविष्य का सबसे बड़ा ईंधन तो होने वाला हाइड्रोजन, जो, और हाइड्रोजन भी कौन से बार जो पानी के अंदर से निकल जाएगा। आपकी जानकारी में क्या स्थिति है, कब तक ये हो पाएगा? मतलब ऐसी कार जिसमें पानी डालेंगे और वो चलेगी, वो कब आ जाएगी बाजार में? 2050 में? आप में से कितने लोग मानते हैं कि उसके पहले आ सकती है?
30, आप लोग 30 कह रहे, 30, 2030, 30 से 40 के बीच में, 35 से 40 के बीच में आएगी। बहुत रोचक बात आपको ये, मतलब पता नहीं साइंस टेक में इस लेवल पे बातें होती हैं नहीं होती हैं, क्योंकि वो तो टेक्नोलॉजी की बात होती है ना। जो टेक्नोलॉजी के पीछे की पॉलिटिकल डिबेट्स हैं, यूरोप में तकनीक का वो स्तर है कि अगर वो कार बनाने पे हैं तो शायद 1 से 2 साल में बनाई जा सकती है। तकनीक का उतना विकास हो चुका है। और ये बात मुझे बड़ी सरप्राइजिंग लगी जब एक ऐसे व्यक्ति ने बताई जो यूरोप में रिन्यूएबल एनर्जी पे ही बड़े स्तर पे काम करने वाला व्यक्ति है। तो मैं तो सरप्राइज था, मुझे लगा फिर तो चेंज आ ही जाना चाहिए था। उसने कहा कि तकनीक एकदम तैयार है, अगर उस तकनीक को अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो बहुत दिक्कत नहीं है। 2 साल 3 साल ट्रायल्स होंगे, कार बन जाएगी, उसमें कौन सी दिक्कत है। लेकिन जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री का सरकारों पर इतना दबाव है, क्योंकि उनकी आज तक की सारी इन्वेस्टमेंट जो थी, अब तक जो उन्होंने कुल काम किया है, वो सारा 1 सेकंड के बाद शून्य हो जाएगा। और जिस दिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रायोगिक रूप से सफल हो गए, अभी तो क्या होता है ना कि बैटरी खत्म हो गई, या ऐसे व्हीकल्स हैं जो पेट्रोल से इलेक्ट्रिक पे जाएंगे, इलेक्ट्रिक से पेट्रोल पे जाएंगे, हाइब्रिड जिसको बोलते हैं, हाइब्रिड इंजन से। और जो केवल इलेक्ट्रिक है उसमें खतरा ही होता है कितने किलोमीटर चलेंगे, 300-400 चले फिर रुक गए, अब रास्ते में खेत में रुक गए, अब वहाँ बैटरी कैसे, अब चार्ज करने के लिए तार लेके घूम रहे हैं, अब तो कैसे चार्ज होगा, ये खतरा रहता है उसमें। इस वजह से थोड़ा दबाव ज्यादा है। लेकिन ये सब दबाव कितने दिनों के हैं, 2, 4, 5 साल, रास्ते बन ही जाएंगे। एक ही कार में अगर थोड़ा सा उसका इंजन के स्पेस में ऐसी व्यवस्था हो कि 2-3 बैटरीज हों और बैटरीज का साइज छोटा होता जाए, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाए। जैसे मोबाइल फोन में आज से कुछ साल पहले मोबाइल फोन की बैटरी को जितना यूज करते थे उससे वो ज्यादा चार्ज करना पड़ता था, कि 6 घंटे चार्ज किया, अब 1 घंटा यूज कर सकते हैं। अब क्या स्थिति है, फास्ट चार्जिंग है, ऐसी बैटरीज आ रही है जिसमें एक बार चार्ज किया उसके बाद पोते की उम्र तक चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये तो होगा ना समय के साथ, ऐसी कारों में होगा। और हाइड्रोजन एनर्जी जो पानी में से निकालने वाली है, वो भी ऐसा मुझे जो पता लगा कि लगभग वो स्तर है कि अगर परमिशन मिल जाए सरकारों की तरफ से, ग्रीन सिग्नल मिले, तो साल 2 साल 3 साल में कारें बन जाएंगी। पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जो दबाव है उसको देखते हुए सरकारें ग्रेजुअल चलना चाह रही हैं। इस वजह से लगता है कि 10-20 साल अभी लगेंगे। तो जब तक पेट्रोल और डीजल खत्म होंगे तब तक हमारे पास वैकल्पिक उपाय आ ही चुके होंगे, इसमें बहुत दिक्कत तो है नहीं। उसके बाद आप समझ रहे हैं क्या माहौल बनने वाला है। अभी लोग क्या करते हैं कि भाई जो सड़क है उसके पास घर नहीं लेते हैं कि वहां पर बहुत पोल्यूशन हो जाएगा, धुआं निकलेगा, है ना। उसके बाद सोचिए, ईंधन डाला पानी, हाइड्रोजन निकल गया, उससे चली कार, और बाहर क्या निकला, ऑक्सीजन। फिर बाबा रामदेव कहेंगे कि प्राणायाम रेड लाइट पे करना है, जहां ट्रैफिक जाम मिला वहीं योग साधक पहुंच जाएंगे कि प्राणायाम करने की बेस्ट लोकेशन है, और वो भी इंजन के पीछे बैठ के लंबे लंबे सांस खींचेंगे अनुलोम विलोम करेंगे जल्दी जल्दी कि सारी ऑक्सीजन जो निकल रही है वो हमारे पास है। तो ये स्थिति बहुत जल्दी आने वाली है। इसके लिए चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो आप अपने आंसर्स में उसका जिक्र करें। एक तो ये हो गया। दूसरी चिंता हमारी एनवायरमेंट को लेकर है, ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का सिंपल तरीका क्या है, एक तो हम जो थर्मल यानी तापीय ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं वो जितना कम हो सके उतना बेहतर, इसे खत्म ही करना चाहिए। इसी प्रकार से जीवाश्म ईंधन जो हम यूज कर रहे हैं इस समय अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर में, पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, वो सब चीजें हैं, तो फॉसिल फ्यूल्स को या जीवाश्म ईंधनों को भी हमें कम करना पड़ेगा। और ये सारी बातें वो हैं जो जीएस से पढ़ते हैं, इसके स्टडी में तो कुछ बताने का है नहीं। बढ़ा क्या देंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी वाले व्हीकल्स है वो बढ़ा देंगे, सीएफसी पर जो कंट्रोल से बढ़ाएंगे, पानी को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करेंगे, वो सारी तकनीकें एक एक पॉइंट लेके इसमें आप लेके आ जाइए। तो क्या इसमें कुछ विशेष बताने की जरूरत है, या अपने जीएस की जानकारी से आप कर लेंगे, है ना। वही 4-5 हेडिंग बनाइए और सबको निपटा दीजिए। इसमें कोई ऐसा प्रश्न ले लेंगे जो आपकी बैकग्राउंड से अलग प्रश्न होगा, उसमें आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब आइए इसके अगले सवाल पर, जो चौथे प्रकार का प्रश्न है, टाइप 4। टाइप 4 प्रश्न क्या है, विश्लेषणात्मक। उसमें कुछ कथन दिए हैं, उनका विश्लेषण करना है और आपको अपनी ओर से एक राय बतानी है, टाइप 4। और इसके लिए हम जो प्रश्न ले रहे हैं वो 2014 का प्रश्न क्रमांक 2 है। ये थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा गौर करेंगे ध्यान से। मान लीजिए कि आपके निकट मित्रों में से एक, जो स्वयं सिविल सेवा में जाने के लिए प्रयत्नशील है, वह लोक सेवा में नैतिक आचरण से संबंधित कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आपके पास आता है। वह निम्नलिखित बिंदुओं को उठाता है। नंबर 1, आज के समय में जब अनैतिक वातावरण काफी फैला हुआ है, नैतिक सिद्धांतों से चिपके रहने के व्यक्तिगत प्रयास व्यक्ति के करियर में अनेक समस्याएं पैदा कर सकते हैं। ये परिवार के सदस्यों पर कष्ट पैदा करने और साथ ही साथ स्वयं के जीवन पर जोखिम का कारण भी बन सकते हैं। हम क्यों ना व्यावहारिक बने और न्यूनतम प्रतिरोध के रास्ते का अनुसरण करें, और जितना अच्छा हम कर सकें उसे ही करके पसंद रहें। ठीक है, बात समझ में आ रही है। कि ज्यादा नैतिक बनने में बड़ी दिक्कत है भाई, जो ज्यादा नैतिक बनेगा उसका अपना करियर खराब हो जाएगा, परिवार के जीवन पर कष्ट आ जाएंगे, और उसके साथ अपने जीवन पर जोखिम भी आ सकता है। व्यावहारिक बनो और न्यूनतम प्रतिरोध के रास्ते का अनुसरण। स्पष्ट होगी बात, ये हो गया पहला। दूसरा, जब इतने अधिक लोग गलत साधनों को अपना रहे हैं और तंत्र को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, तब क्या फर्क पड़ेगा यदि केवल कुछ एक लोग ही नैतिकता की चेष्टा करें। वे अप्रभावी ही रहेंगे और निश्चित रूप से अंततः निराश हो जाएंगे। तो यार क्यों इन सब चक्करों में पड़ते हो, अंत में निराश हो जाओगे, छोड़ो ना, लूट का हिस्सा बनो, मस्त रहो। तीसरा, यदि हम नैतिक सोच विचार के बारे में अधिक बतंगड़ बनाएंगे तो क्या इससे देश की आर्थिक उन्नति में रुकावट नहीं आएगी। असलियत में उच्च प्रतिस्पर्धा के वर्तमान युग में हम विकास की दौड़ में पीछे छूट जाने को सहन नहीं कर सकते।
तो ज्यादा नैतिकता के चक्कर में विकास की गति कम हो जाएगी, इसलिए छोड़ो ना, जो अनैतिक है चलने दो, परेशान मत हो। और चौथा है, यह तो समझ आता है कि भारी अनैतिक तौर तरीकों में हमें फंसना नहीं चाहिए, लेकिन छोटे मोटे उपहारों को स्वीकार करना और छोटी मोटी तरफदारियां करना सभी के अभिप्रेरण में यानी कि मोटिवेशन में वृद्धि कर देता है। यह तंत्र को और भी अधिक सुचारू बना देता है। ऐसे तौर तरीकों को अपनाने में क्या गलत है, गलत क्या है? उपर्युक्त दृष्टिकोणों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इस विश्लेषण के आधार पर अपने मित्र को आपकी क्या सलाह रहेगी? तो इसमें कुल मिला के 250 शब्द है ना, आपको 5 पैराग्राफ लिखने हैं। 4 पैराग्राफ लिखेंगे, इन चारों का विश्लेषण, नंबर 1 का विश्लेषण, 2 का विश्लेषण, ऐसे करके, और 5 में मेरे मित्र को मेरी राय या मेरी सलाह, ये होगा। तो अब एक एक करके देखना शुरू करते हैं कि इस पर आप क्या राय देंगे, आपका विश्लेषण क्या होगा। पहले वाला है, आप समझे लिखने का तरीका क्या होगा? इसमें लिखने का तरीका होगा सीधा, पहले कथन का विश्लेषण या कथन 1 का विश्लेषण, ऐसे करके। उसके बाद कैसे करना देखते हैं, पहले पॉइंट्स निकालते हैं। अगर आपके पॉइंट्स निकलते हैं बहुत पिन पॉइंटेड तरीके के, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें आप ऐसे कुछ पॉइंट्स बना लें, और अगर नहीं लगता है तो पैराग्राफ में लिखेंगे। मतलब पैराग्राफ से बचना भी नहीं है, कहीं कहीं किसी प्रश्न में जरूरत पड़ सकती है तो वहां लिखेंगे, सामान्यतः बचेंगे। तो पहला, ये कथन ही 50 शब्दों से ज्यादा का है और आपको इस पर 50-60 में लिखना है। आज के समय में जब अनैतिक वातावरण काफी फैला हुआ है, हम क्यों नैतिक सिद्धांतों से चिपके? क्योंकि इससे क्या होगा, व्यक्ति का करियर खराब होगा, परिवार के सदस्यों का जीवन खराब होगा, अपने जीवन में भी जोखिम आएगा, क्यों ना व्यावहारिक बने। और न्यूनतम प्रतिरोध क्या होता है? न्यूनतम प्रतिरोध मतलब कम से कम झगड़ा मोल लेते हुए। क्यों झगड़ा मोल लेना, कुछ अनैतिक चल रहा है चलने दो, हम क्यों झगड़ा मोल लेंगे भाई, शांत रहेंगे। और जितना अच्छा हम कर सकें उसे ही करके प्रसन्न रहें। मतलब अपने रास्ते पर ठीक चलो, लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति गलत कर रहा है उसको क्यों विरोध करें, चुपचाप चलते रहो। ये दृष्टिकोण है। इसका विश्लेषण करना है आपको, समालोचनात्मक, ये अच्छा है या बुरा है, इसमें क्या बुरी है बात, क्या अच्छी बात है। तो इसे 2 हिस्से कर सकते हैं। एक कह सकते हैं इस कथन का गुण, और दूसरा इस कथन का अवगुण या दोष। इस धारणा के गुण, इस धारणा के अवगुण। भाई गुण तो यह है कि इसमें व्यक्तिगत सुरक्षा बनी रहती है, व्यक्तिगत व पारिवारिक सुरक्षा बनी रहेगी। और यह बात सही भी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नैतिकता के रास्ते पर चले और चले गए, उन्हें लोगों ने मार दिया, ये चोट पहुंचा दी, ये तो हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि इसमें परिवार तो हो गया, दूसरा है करियर के बड़ी संभावनाओं का न बनना या बड़ी संभावनाओं पर चोट। क्योंकि जो बहुत नैतिक व्यक्ति होता है ना, उसको लेकर बड़ी दिक्कत है। जैसे खेमका साहब है, करियर में बड़ी संभावनाओं पर, अच्छा ठीक है ये तो विरोध में आ जाएगा, लेकिन ये बात ना एक सेंस में यहां भी आएगी। देखिए मैं भी आपको समझाता हूं कैसे आएगी। दूसरा पक्ष आएगा कैसे, जैसे कोई आपसे कहे, 2 एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। एक तो खेमका साहब है, और मैं दावे से कह रहा हूं कि हरियाणा में सीएम कोई भी बन जाए, उन्हें बहुत ऊंचा पद कभी नहीं मिलने वाला। ऐसा पद भाई, अब वो जिस रैंक पे है ना, ये मजबूरी सरकार की होती है कि उस रैंक के हिसाब से जो पद है उन्हीं में से कोई पद देना ही पड़ेगा। अब ये नहीं कर सकते कि सेक्रेटरी रैंक के आदमी को एसडीएम बना के भेज दें, ये नहीं कर सकते। उसी रैंक के जो पद उपलब्ध हैं उन्हीं में से किसी में भेजना होगा, ये तो पक्का है। पर हर रैंक पर कुछ ऐसे पद रखे जाते हैं जो बहुत कम प्रभाव वाले हों, वहां भेजते हैं कि न्यूनतम नुकसान पहुंचाएगा हमारा सरकार का। जैसे भी खेल वाले में भेज दिया है, उसको लेकर सरकार बहुत मतलब केयरफुल आमतौर पर नहीं होती है, वहां भेज देते हैं, तो ये करते हैं। लेकिन गृह सचिव बन जाएंगे, रेवेन्यू सेक्रेटरी बन जाएंगे, वो सब नहीं होगा कभी, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो बहुत अड़ियल होता है ना, वो सरकारों को सूट नहीं करता। सरकारों को चाहिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल किस्म का व्यक्ति। एक दूसरे सिचुएशन में देखिए, सरकार में कौन लोग सबसे आगे जाते हैं, अगर कोई आपसे ये पूछे, 2 तरह के लोग हैं। एक वो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो शुरू से ही किसी नेता के साथ चिपक जाते हैं, ठप्पा लग जाता है। जब जब वो सरकार आती है बहुत ऊपर, जब वो सरकार गई एकदम अधोगति में चले जाते हैं, कुएं के अंदर पड़े हुए हैं, वेट करें 5 साल, हाइबरनेशन में रहते हैं 5 साल तक, कि जैसे ही नई सरकार आएगी उसके बाद पुनः वो एक अच्छे पद पे जाएंगे। ऐसे बहुत अधिकारी होते हैं, बहुत सारे। जब वो सूंघ लेते हैं कि सरकार चेंज होने वाली है, उसके पहले डेपुटेशन लेके भाग जाते हैं, ताकि नई सरकार के साथ रहने की जरूरत ही ना पड़े, मैनेज कर ले बाहर रह के। एक तो वो फायदे में रहते हैं जो किसी सरकार के नजदीक है, जो मैंने आपसे कहा। कुछ लोग हैं जो हमेशा नुकसान में रहते हैं, जो अति नैतिक हैं, तबाह किए रहते हैं सरकार को। वो निरपेक्ष भाव से कोई भी सरकार आए उसे तबाह करते हैं। जैसे खेमका साहब, कोई सीएम बने, उन्हें सरकार देखना कि अब किसे तबाह करना है, मुझे अब इस सीएम को तबाह करना, उसको तबाह करेंगे। बुरी बात नहीं है, लेकिन अव्यावहारिकता है। और तीसरे अधिकारी जिनको मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं, ऐसे कई अधिकारियों को मैं जानता हूं पर्सनली भी, वो अनैतिक बिल्कुल नहीं है। देखिए प्रशासन में कोई व्यक्ति 100% नैतिक है, ये तो बेकार की बात है ना। और अगर है तो फिर वो खेमका जैसा है। हो सकता है खेमका साहब में वो लेवल हो कि ऑल पेन भी सरकार की यूज ना करते हो अपने घर पे, ये हो सकता है। अगर ऐसा कोई है तो बहुत अव्यावहारिक सा मामला है। कुछ लोग क्या करते हैं, नीयत अच्छी रखते हैं और अच्छी नीयत के साथ थोड़ा सा व्यावहारिक तेवर बनाए रखते हैं। उनको उनकी छवि सरकार के सामने ये है कि किसी भी स्थिति में ये व्यक्ति करप्शन में शामिल नहीं होगा। ये क्लियर एकदम, मतलब ही नहीं बनता शामिल होने का, कि एक भी पैसा, गलत पैसा अपने घर लेके नहीं जाएगा, सीधी सी बात है। ना अपने घर के लोगों पर गलत पैसा खर्च करने देगा किसी को, ये स्पष्ट है। लेकिन घोर अव्यावहारिक व्यक्ति नहीं है।
एफिशिएंट है, और मैंने पहले भी आपसे कहा जो एफिशिएंट है, ईमानदार है, अव्यावहारिक नहीं है। बस किसी भी सरकार की नजरों में सबसे ज्यादा चहेता व्यक्ति वही होता है, कोई भी सरकार आ जाए, और उस पर ठप्पा किसी पार्टी विशेष का ना हो। मैंने एक बार आपसे कहा था कि राजनीतिक तटस्थता अंततः अच्छी ही होती है, बहुत नुकसान नहीं होता, उसका फायदा है। अगर आपकी छवि में 3-4 बातें हो, पहली बात आप किसी पार्टी विशेष के व्यक्ति नहीं है, जो सरकार आती है ईमानदारी से उसके साथ काम करते हैं, बेईमान नहीं है, कमिटमेंट पूरी है, जम के काम करेंगे, अव्यावहारिक नहीं है पर बहुत नैतिक है। ये छवि जिस व्यक्ति की है, मान के चलिए कि हर सरकार में सबसे महत्वपूर्ण पदों में से कुछ पद ऐसे व्यक्ति को मिलेंगे। कुछ तो मिलेंगे चापलूसों को जो 5 साल के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं हाइबरनेशन में, लेकिन हर सरकार में सबसे महत्वपूर्ण पदों में से कुछ मिलते हैं इनको, क्योंकि इन्हीं के बलबूते सरकारें चलती हैं ठीक से। रिजल्ट भी तो चाहिए प्रशासन को, इंप्लीमेंट भी तो करना है, अगली बार वोट भी तो मांगने जनता से। वोट कैसे मांगेंगे? अच्छे लोग चाहिए तब तो वोट मांगेंगे। इसलिए ये जो पहली सलाह है, अगर इस सलाह का मतलब सिर्फ ये है कि भाई पंगा मोल मत लो किसी से, अपने अच्छे बने रहो, तो ये कमजोर सलाह है। हमें क्या करना है? नैतिक होना है, नैतिक काम करना है, एफिशिएंटली काम करना है। अल्टीमेटली इसका फायदा ज्यादा होगा क्योंकि इससे हमारी साख बनती है, ये पक्ष हमारा होगा। और जब मैं आपसे कह रहा हूं कि करियर में बड़ी संभावनाएं, तो मैं दोनों बातें कह रहा हूं। वो तर्क दे रहे हैं कि करियर की बड़ी संभावनाएं खत्म हो जाती है नैतिक होने से, और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप बहुत नैतिक हैं किंतु व्यावहारिक हैं तो करियर में बहुत बड़ी संभावनाएं बन भी जाती है। तो करियर में बड़ी संभावनाओं का पैदा होना, असल में पहले कथन में कहना, वो कथन अपने आप में नेगेटिव है, तो गुण अवगुण की भाषा में समझने में दिक्कत आ रही है। मैं जो पहले लिख रहा था ठीक ही लिख रहा था, आप सबने उससे विरोध जब कर दिया तो मैंने दबाव में ऐसा कर दिया। समझे वो क्या कथन है? वो कथन है क्यों पंगा मोल लेना, शांति से चलो ना। उस कथन का गुण क्या है? इससे व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा बनी रहेगी, ये फायदा होगा। लेकिन जब आप उस कथन के साथ चलेंगे तो हमारा उस कथन के हिसाब से ये कि हमारा परिवार जो करियर है उस करियर में बाधा नहीं आएगी और कोई हमारा विरोध नहीं करेगा, तो ऐसे करें करियर में बड़ी बाधाओं का पैदा ना होना, ऐसे लिख दें इस तरह से, ठीक है। ये उसके पक्ष में बातें हैं, अपनी सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, करियर में बड़ी बाधाएं पैदा नहीं होंगी, तो ये खुश होने के पर्याप्त कारण ये है। इसमें दोष क्या है? हम इसके विरोध में, अगर गुण अवगुण की भाषा से दिक्कत हो ना, आप इसको पक्ष विपक्ष कर लीजिए, उससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। इनमें से कोई भी भाषा इस्तेमाल कर लीजिए, पक्ष विपक्ष भी ठीक भाषा है, पक्ष विपक्ष, ठीक है। विरोध का तर्क क्या है? विरोध का तर्क यह है कि अगर बहुत पैसिव होकर चलेंगे तो जीवन में बहुत बड़े अवसर कभी सामने नहीं आएंगे, बड़े अवसर या बड़ी जिम्मेदारियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारियों के लिए आपको थोड़ा सा डेयरिंग होना पड़ेगा, आगे बढ़ के आना पड़ेगा, तो बड़ी जिम्मेदारियां नहीं मिलेंगी। एक तो ये खतरा इसमें हो जाएगा। और दूसरा ये है कि अगर आप नैतिक सिद्धांतों के साथ नहीं चलते हैं, कुछ अनैतिक रास्ता बीच में चुन लेते हैं, तो हो सकता है कि खतरा कम दिखे, लेकिन जिस दिन कोई केस हमारे खिलाफ लगा उसके बाद वो सारी संभावनाएं चौपट हो जाएंगी जिनके पक्ष में आप काम कर रहे हैं। अनैतिक होने में, अनैतिक आचरण में हमेशा यह खतरा है कि छवि धूमिल हो। तो कभी कभी आपको चुनना पड़ेगा कि मैं अपनी सुरक्षा पर बहुत ध्यान दूं या अपनी छवि पर ध्यान दूं। तो ऐसे में एक अच्छा सिविल सेवक अपनी छवि को प्राथमिकता देगा, न कि अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत डरेगा। और वैसे भी सिविल सेवक आमतौर पर सुरक्षित व्यक्ति होता है, असुरक्षित व्यक्ति तो समाज के लोग हैं। सिविल सेवक के पास सुरक्षा पर्याप्त होती है। आपने आज तक कितने डीएम या कितने एसपी के बारे में सुना कि उनकी हत्या हो गई आज तक? और वो भी जो हुआ भी होगा, वो मतलब एक ऐसी स्थिति बन गई होगी। आमतौर पर नक्सलवाद का जो इलाका है ना, यहाँ तक कि कश्मीर का सोच के देखिए, कश्मीर काडर के, जम्मू कश्मीर काडर के जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों में से मैंने आज तक एक के बारे में भी नहीं सुना कि उस पर हमला हुआ। और केवल मुस्लिम नहीं है, बहुत सारे हिंदू भी उनमें से हैं, वहां रहते हैं, धूमधाम से काम करते हैं, जिला संभालते हैं, एसपी होते हैं, कोई हमला नहीं होता। इसमें दो पक्ष माने जाते हैं। ऐसी नक्सलवाद के इलाके में ऐसा लगभग असंभव है कि एसएसपी पे हमला हो जाए या डीएम पे हमला हो जाए। डीएम को उठा के ले भी जाएंगे, 3 दिन बाद वापस कर देंगे उसको, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि मामला बहुत बिगड़ जाएगा। दो बातें इसमें काम करती हैं। एक बात तो इसमें यह काम करती है कि सरकार से सीधा पंगा मोल लेने की हिम्मत कोई आराम से कर नहीं सकता है। मतलब अगर नरेंद्र मोदी ठान ले किसी दिन कि नक्सलवादियों को खत्म करना है, तो नरेंद्र मोदी को ऐसा करने में कितना समय लगेगा? नहीं 2 घंटे नहीं, कुछ दिन, कुछ महीने लग जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा इलाका ऐसा है ना कि जंगल का इलाका है, दुर्गम इलाका है, इस वजह से टाइम लगेगा। लेकिन अगर अपनी पे आ जाए तो कर देंगे। पर नरेंद्र मोदी ऐसा तभी करेंगे जब नरेंद्र मोदी के पास ऐसा करने की नैतिक वजह होगी। अभी तक क्या है कि वो हमारे देश के ही लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, समाज के भटके हुए लोग हैं, उनके विरुद्ध सेना का इस्तेमाल कैसे कर देंगे? नहीं करना चाहिए, ये तर्क है। अगर नक्सलवादियों ने कुछ ऐसी कार्रवाइयां कर दी 3-4 जो जिसके बाद कोई नैतिकता का स्कोप बचता नहीं है, फिर उसके बाद क्या होगा? नरेंद्र मोदी और छोटे भाई को स्कोप मिल जाएगा। फिर वो क्या करेंगे? फिर वो बोलेंगे कि हमने बहुत कोशिश की कि नक्सलवादी अपने भाइयों बहनों को सही रास्ते पर लाएं, पर उन्होंने जब ऐसा कर दिया तो एक खुला युद्ध लड़ ही लेते हैं, चलो। और वो युद्ध एक तरफा होने वाला है, मुश्किल से 1 महीना। मतलब जंगल में छिपे और खुश है कि जंगल में छिपे हैं। जिस दिन एयरफोर्स एक्टिव हो जाएगी, जिस दिन सारे ड्रोन एक्टिव हो जाएंगे, जिस दिन बम गिरने लगेंगे ड्रोन देख देख के, उसके बाद कहाँ छिपेंगे नक्सलवादी? छिपे हुए हैं क्योंकि सरकार कही अच्छा खेलो छुपन छुपाई, खेल लो, कोई बात नहीं।
जिस दिन धप्पा करने का मूड बन गया सरकार करने, उस दिन तो हो ही जाएगा धप्पा, उसमें ऐसा क्या है। बहरहाल मैं जो कहना चाह रहा हूँ, सिविल सेवक असुरक्षित प्राणी नहीं होता है, उसको लेकर बहुत तनाव लेने से बचिए। दूसरा, असली तर्क दूसरे में आएगा, पहले तो आसान से। जब इतने अधिक लोग गलत साधनों को अपना रहे हैं और तंत्र को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, तब क्या फर्क पड़ेगा यदि केवल कुछ एक लोग ही नैतिकता की चेष्टा करें। वे अप्रभावी ही रहेंगे और निश्चित रूप से अंततः निराश हो जाएंगे। ये जो मैं कह रहा हूँ पॉइंट्स में लिखना, पर पॉइंट्स इतने छोटे मत करना कि उससे सार निकलना बंद हो जाए, है ना। पॉइंट्स में थोड़ा सा बात लिखना, जैसे इसको करके देखते हैं। दूसरा, तो दूसरे कथन का विश्लेषण, कथन 2। अब इसमें आप 2-3 पॉइंट्स में तर्क वितर्क कर सकते हैं। पहला लिखिए पक्ष। इस कथन का पक्ष ये होगा कि भाई अगर 2 लोग नैतिक हो भी जाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, है ना, सब तो नैतिक हैं ही, वो अंत में निराश हो जाएंगे। तो पक्ष में आप लिखेंगे कि चुनिंदा व्यक्तियों के नैतिक होने से व्यवस्था नैतिक नहीं हो जाती। चुनिंदा व्यक्तियों के नैतिक होने से व्यवस्था नैतिक नहीं हो जाती। ठीक है, इसी में अगला वाक्य या अगला पॉइंट, वे व्यक्ति हाशिए पर चले जाते हैं। हाशिए पर चले जाते हैं। इसी में चाहे तो एक बात और, अन्य कर्मचारियों द्वारा उनका विरोध, क्योंकि बाकी को लगता है ना कि हम अच्छा वाला कमा रहे थे, ये बीच में आके हमें परेशान कर रहा है। अन्य सहकर्मियों द्वारा विरोध इत्यादि। इस तरह के 2-3 पॉइंट्स पक्ष में आ जाए 20-25 शब्दों में। यह व्यवहारिक तरीका है लिखने का। फिर आप कथन 2 के विपक्ष में आ जाइए। जब आप रियल लिखेंगे ना, तो आप एक आध बार पैराग्राफ में भी लिख के ट्राई कीजिएगा, एक आध बार इस फॉर्मेट में, और 6 प्रश्नों में से 1-2 पैराग्राफ में लिखें, 3-4 पॉइंट्स में लिखें, वो भी ठीक है। अंततः मतलब मैं 2 आईएएस टॉपर्स की कहानी सुनाता हूँ, दोनों फर्स्ट रैंकर अपने अपने समय के, और 2-3 साल का अंतर, एक ईरा सिंघल, एक टीना डाबी। इनमें से एक ने सारे उत्तर पॉइंट्स में लिखे और दूसरे ने सारे उत्तर पैराग्राफ में लिखे, सारे के सारे। और जब दोनों से पूछा गया इंटरव्यूज में अलग अलग, तो एक ने कहा कि मेरी राय में उत्तर पॉइंट्स में ही लिखे जाने चाहिए क्योंकि पैराग्राफ्स कोई नहीं पढ़ता है। और दूसरे ने, मतलब भाव ये था, दूसरे ने क्या कहा कि मेरी समझ में उत्तर पैरा में ही लिखा जाना चाहिए क्योंकि पॉइंट्स पे बात आ ही नहीं पाती है। और यूपीएससी पीछे खड़ी होकर मसूर आ रही है, फर्स्ट रैंक इसका भी है, फर्स्ट रैंक उसका भी है। इससे कुल मिला के क्या साबित हुआ, दोनों स्टाइल ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टाइल में बेहतर लिख पाते हैं। और मैं जो आपसे ये स्टाइल कह रहा हूँ उसकी बड़ी वजह है कि आप सारे पॉइंट्स दिखा पाएं और कम शब्दों में कम समय में अपनी उत्तर पूरा कर दें, प्रश्न छूटे नहीं। लेकिन यदि आप पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिखने में सक्षम हैं, टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं, तो 1-2 प्रश्न वैसे भी लिखिए, कोई दवा की जरूरत नहीं है, ऐसे आईएएस टॉपर्स जैसे लिखते हैं। अब विपक्ष में कथन क्या था कि भाई 2 आदमी ईमानदार हो जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा। इसका उत्तर क्या होगा, अगर कोई आपसे कभी जीवन में कहे कि यार सब तो बेकार लोग हैं, तुम क्यों सही रास्ते पे चल रहे हो, इसका सबसे बढ़िया उत्तर तो महात्मा गांधी जैसे लोगों ने कई बार दिया हुआ है। बहुत सही उत्तर है। मैं आपको बिना किसी का नाम लिए एक प्रश्न से समझाता हूँ कि इसका सही उत्तर क्या होता है। एक एक्स नाम का व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, बढ़िया व्यक्ति है, गाली गलौज नहीं करता, बदतमीजी नहीं करता, शांत रहता है, विनम्र रहता है, काम अच्छा करता है और मजबूती से करता है। उसने अपने ऑफिस में ऐसा माहौल बना दिया कि सबको टाइट कर दिया, काम सब ठीक करेंगे, कोई बदतमीजी नहीं करेगा, और ये ईमानदार व्यक्ति है, सबसे प्यार से बात भी करता है, बस चाहता है कि नियम से काम हो, कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। इस सिस्टम में एक व्यक्ति है वाई, जो बेईमानों का मुखिया है, और वो ऑफिस को चाहता है कि उसके हिसाब से चले, नियम नहीं पसंद करता है, और वो इतना छुट्टा बैल टाइप का है कि उसने एक्स के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। उसके बारे में नकली फोटोशॉप कर देना, इमेज बनाना, सब जगह फैला देना, उसके बारे में ऊट पटांग बातें लिख लिख के भेजते रहना सबको, सब में मतलब कानाफूसी करना उसके बारे में, झूठी बातें करना उसके बारे में, ये सब, और खुल के विरोध करना उसका कि कोई मीटिंग हो, एक्स मीटिंग में सब बैठे हैं, कोई बात कहे भाई गए, हम तो नहीं करेंगे, हम तो ऐसे नहीं करेंगे, जिसको बोलते हैं बिलो द बेल्ट खेलना, अनैतिक स्तर पर खेलना। अब एक स्थिति हो सकती है कि एक्स घबरा जाए, एक्स घबराने वालों में से नहीं है, घबराएगा नहीं। दूसरी स्थिति हो सकती है कि एक्स इस नई चुनौती को झेलने के लिए उसी स्तर पर चला जाए। कभी कभी क्या होता है, आपके जीवन में नई तरह की चुनौतियां आती है, उन चुनौतियों को आपने पहले झेला नहीं होता है, उसको झेलने का एक तरीका कि आप उसी स्तर पे जाके लड़ें जिस स्तर पर कोई आपके सामने चैलेंज पेश करता है। ये तरीका तो है ही, लेकिन उसमें बड़ा भारी संकट है, नैतिक संकट है, और वो ये है कि अगर एक्स को वाई से लड़ने के लिए वाई जैसा होना पड़ गया तो अंत में कौन जीता। अगर एक्स वाई जैसा होके वाई को हरा दे और एक्स इस प्रक्रिया में एक्स ना रहे, तो अंत में यह सवाल कि जीता कौन, इसका उत्तर कैसे निकलेगा। और महात्मा गांधी हो, कांट हो, इन सब लोगों का नैतिकता का स्तर इस तरह का, मतलब विश्लेषण का स्तर इस तरह का है, और कहते हैं जब आप किसी ऐसे दुश्मन से लड़ें जो बहुत बिलो द बेल्ट खेलता हो, तो ध्यान रखना है कि बार बार मन करेगा कि उसी के स्तर पर जाके खेलें, और उसके स्तर पर जाकर अगर आप खेले तो पहले जीत गया, क्योंकि उसने आपको वो रहने नहीं दिया जिससे वो परेशान था। जब आप वो रहे ही नहीं तो फिर झगड़ा किस बात का, फिर तो दोनों एक ही पाले के लोग हैं, फिर क्या दिक्कत है। इसलिए अगर आप ईमानदार हैं, नैतिक हैं, विनम्र हैं, और यदि आपने किसी दुष्ट कर्मचारी के व्यवहार की वजह से विनम्रता को ही छोड़ दिया, तो अंतिम रूप से आप हारेंगे, आप जीतेंगे नहीं।
आप हार जाएंगे। इसलिए खुद को खुद बनाए रखते हुए संघर्ष करना होगा। अब इस सिचुएशन में आ जाइए, ऑफिस में 2 ही लोग ईमानदार है 100 में से, 98 बेईमान है। इन 2 को वो परेशान करते हैं बार बार, अरे इन्हीं दोनों ने बदमाश है, यही दोनों हरिश्चंद्र की औलाद पैदा हो गए, अरे यही दोनों ये हैं, ऐसे बोल के उठपटक बातें। अगर इन दोनों ने उस दबाव में खुद को उनके जैसा बना लिया तो फिर क्या बचा उसके बाद? दमदार व्यक्तित्व तो वो होता है जो दूसरों के हिसाब से ढलता नहीं है, जो कहता है कि ढलना है तो आप ढलो, मैं क्यों ढलूंगा। हाँ, इतना है कि अगर उसे समझ में आए कि मैं गलत हूं तो वो तुरंत अपने आप को चेंज कर लेगा। लेकिन अगर वो जानता है कि मैं ठीक हूं, फिर दबाव में क्यों किसी के ढलेगा। मैं कई बार साहित्य वगैरह क्लास में एग्जाम्पल देता हूँ कि 13 से 19-20 की उम्र की जो स्थिति होती है, 20 की उम्र में अधिकांश बच्चे बिगड़ते हैं अपनी कंपनी की वजह से, कि दोस्त ऐसे हैं, अरे आजा पी ले पी ले, अरे धुआं धुआं आजा। और अधिकांश बच्चे, मेरा दावा है अधिकांश बच्चों का मन नहीं कर रहा होता उस समय जाने का, सिर्फ इसलिए कि 3-4 दोस्त हैं, उनमें से दबंग टाइप के हैं, वो मजाक बनाएंगे उसके बाद, अरे तो बच्चा है, अरे जो बड़े हैं वो आ जाओ, जो बड़े हैं वो आ जाओ, बच्चों को छोड़ दो, बच्चों के दूध की बोतल ला दो, बच्चों के लिए बड़ों के लिए दारू की बोतल आएगी, बच्चों के लिए दूध की बोतल आएगी। ये सब बोल बोल के हॉस्टल के बच्चों को तबाह कर देते हैं एकदम। आप सबने हॉस्टल की जिंदगी देखी है, मैंने भी हॉस्टल की जिंदगी देखी है, तो आपको पता है सब होता है उस समय अगर आप में दम होगा ना, कोई कैसे आपको टस से मस कर सकता है, कैसे हिला देगा। दम नहीं होगा तो आप डर के मारे उन कमबख्तों की संगति में चले जाएंगे, और दम होगा तो आप कहेंगे ऐसा है कि हमें मर्द बनने के लिए शराब की जरूरत नहीं है, हम वैसे ही मर्द हैं। तुम शराब पी के मर्द बनते हो, हम वैसे ही मर्द हैं, ठीक है, जाओ पियो। दम तो ये होना चाहिए कि तुम्हारी दोस्ती में रहने के लिए मैं सिगरेट पी लूं, तो मेरी दोस्ती में रहने के लिए तुम छोड़ दो, ये क्या बात हुई। और तुम 4 हो, मैं 1 हूं, इस वजह से तुम जो चाहो मैं कर लूं। मैं तुम्हारी दोस्ती ऐसी कितनी कीमती वस्तु है कि उसके लिए मैं कुछ भी कर दूं। मेरी दोस्ती के लिए तुम छोड़ तो सकते हो। अगर आप इतने गट्स हैं तो कोई क्या बिगाड़ लेगा आपका, और नहीं है तो फिर आप कहेंगे अकेला क्या कर लूंगा, मैं सिगरेट नहीं पीता हूं, 4 तो पी रहे हैं, मैं क्या कर लूंगा अकेला, कमरा तो मीठी मीठी हुआ ही पड़ा है। तो ये तो पलायन वाली तर्क है, डरपोक आदमी के तर्क है। अगर आपने साहस है तो क्यों दबाव में किसी के। असर्टिव होने का ही मतलब है आप अपनी नजर में ठीक बने रहिए, फ्लेक्सिबल रहिए, और यदि आप अंदर से जानते हैं कि आप ठीक हैं, उसके बाद दुनिया की कोई ताकत कितना भी जोर लगा ले, झुकने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये भरोसा होना चाहिए कि आप गलत नहीं हैं, आप ठीक बिंदु पर हैं, फिर काहे कटर उसके बाद। इसलिए इस व्यक्ति को इस बात से नहीं डरना चाहिए कि वो 1 या 2 है। 1 या 2 तो क्या हो गया, और ऐसे में कथन क्या होगा भाई, बहुत लंबी यात्रा की शुरुआत 1 कदम से तो होती है। कितने लोग 6 कदम चलेंगे एक साथ, चलेंगे तो 1 ही कदम। और इस प्रकार किसी ऑफिस को ठीक करने की शुरुआत एक व्यक्ति से ही होती है, तो एक ही व्यक्ति सही है तो सही। इसलिए आपका तर्क होगा कि नैतिकता में संख्या बल नहीं, आंतरिक बल महत्वपूर्ण होता है। नैतिकता में संख्या बल नहीं, आंतरिक बल का महत्व है। इसी में दूसरा तर्क क्या हो सकता है, 1-2 व्यक्तियों से ही परिवर्तन की शुरुआत होती है, जैसे महात्मा गांधी कह गए हैं। और इथिक्स वाली जो रिपोर्ट है, फोर्थ रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के फ्रंट मतलब मेन पेज पे छाप रखा है सेकंड ARC ने, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। अगर आप दुनिया में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो पहले खुद अपने भीतर परिवर्तन लाइए। तो जब जब मौका मिले किसी महान व्यक्ति का कथन लिखिए कि परिवर्तन की शुरुआत खुद से ही की जाती है, और साथ में लिखो महात्मा गांधी, परिवर्तन की शुरुआत खुद से ही होनी चाहिए। और इतने में एक तीसरा व्यक्ति पीछे से जर्मनी से कह रहे कि मुझे भी लाओ मुझे भी लाओ मुझे भी लाओ, उसका नाम है कांट। कांट बड़ा सही आदमी है। कांट कहता है कि हमें नैतिक कार्य क्यों करना चाहिए, हम पढ़ेंगे फिलोसफी में थोड़ा सा कांट को भी। कांट ने कहा कि अगर आप नैतिक काम इसलिए करते हैं कि आपको उससे फायदा होगा तो वो काम नैतिक है ही नहीं, वो तो लालच है आपका। अगर आप नैतिक काम इसलिए करते हैं कि वो नहीं करने में कोई डर है आपको, तो भी नैतिक नहीं है, वो तो लालच है, भय है। नैतिक काम केवल इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो नैतिक है। कर्तव्य करना है सिर्फ इसलिए कि वो कर्तव्य है, बस। ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए नैतिक कार्य किया तो नैतिक कार्य की नैतिकता वहीं स्वाहा हो जाती है। और इसका मतलब यदि मैं ऑफिस में नैतिक काम करूंगा, इस बात से मुझे बेपरवाह रहना है कि 100 लोग तारीफ करेंगे या बुराई करेंगे। ना तारीफ के लिए करना है, ना बुराई से बचने के लिए करना है, नैतिक कार्य करना है क्योंकि करना है। और सीधा कहिए, कांट ने कहा है कि कर्तव्य के लिए कर्तव्य होना चाहिए, न कि लालच या भय के लिए, न कि लालच या भय के लिए। ऐसा एक वाक्य लिख दीजिए। अब इससे आपका एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड बन गया कि अगर हम 1 या 2 लोग हैं तो भी क्या हो गया, नैतिक होना अपने आप में मूल्यवान है, ठीक। और एग्जांपल देके समझाना हो तो चलिए, जैसे मान लीजिए आप में से कितने लोग ऐसे जो कम से कम 2 या 3 भाई बहन हैं, इंक्लूडिंग यू, आपको मिला के हाथ खड़ा कर ले। हाँ ठीक है, अधिकतर लोग है ना। इकलौते वाले कितने हैं जो इकलौते बच्चे हैं अपने घर के? हाँ, इकलौते बहुत छठे हुए होते हैं इकलौते बच्चे, वही देखा था कौन कौन है। आप में से कोई भी नहीं इकलौता बच्चा? आप हैं, इसीलिए हेडफोन लगा घूम रही थी ना। हाँ इसीलिए तो पता लग गया। तो जिनके 2 या 3 भाई बहन है, ठीक है, मतलब जो लोग 2 या 3 भाई बहन है, 4 वाला तो कोई नहीं होगा, आप में है क्या 4 वाले भी? अरे वाह। और 5 भाई बहन, गुड। 5 वाले भी 8-10 हैं, अरे वाह। 6 वाले 6 और 7, सच में 8 वाला गनीमत है भाई, गनीमत है।
बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए 7 तक है, अच्छा। मेरा ख्याल था आपकी पीढ़ी में आमतौर पर 3 से ऊपर की एवरेज शायद ना दिखे। अगली पीढ़ी में 2 के आसपास की एवरेज आएगी। चलिए ठीक है। और अब ये बताओ कि जो 2 या 2 से ज्यादा भाई बहन है, सब पे लागू होता है प्रश्न। आज से 20 साल बाद आपके सामने एक संकट आएगा कि आपके माता पिता असहाय हो जाएंगे, लगभग रिटायर्ड होंगे, टायर्ड होंगे, बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं उस उम्र में, लगभग असहाय हो जाते हैं, ठीक है। और आप भाई बहन अभी लड़ते होंगे कि मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मेरे पापा, मेरी मम्मी। उस समय बोलेंगे तेरे पापा, तेरी मम्मी, तेरी मम्मी, तेरे पापा। क्योंकि जब जिम्मेदारी उठाने का समय आता है तो अधिकांश भाई बहन भाग लेते हैं वहां से। ऐसा अमूमन होता है, मैं जानता हूं कि आप नहीं करेंगे, अमूमन ऐसा होता है। तो मान लीजिए कि आपके माता पिता की वृद्धावस्था में, चरम वृद्धावस्था में, जब वो 70-75 साल के हैं और स्थितियां उनके हाथ में नहीं है, उनके पास जो पेंशन की राशि थी या कुछ राशि थी वो भी आपके ऊपर खर्च कर दी पहले ही उन्होंने, ये मान के कि जो होगा देखेंगे, बच्चे खुश रहने चाहिए। और अंत में 3 बच्चे या 2 बच्चे या 4 बच्चे हैं, वो मिलकर बैठे हैं कि कौन इनकी जिम्मेदारी उठाएगा जब तक ये मरेंगे नहीं। और उनमें से एक बच्चे इस वजह से दुखी भी है कि मर ही नहीं रहे, जबकि बाकी लोग तो मर जाते जल्दी, ये मर ही नहीं रहे इतना जल्दी। तो मान लीजिए कि आपके बाकी सब भाई बहन किसी वजह से, किसी मजबूरी से अपने हाथ झाड़ दें और आपसे भी कहे तू क्यों पंगा मोल रहा है, छोड़ना, अनाथालय में डाल देते हैं। आजकल सस्ते अनाथालय हैं, थोड़ा सा पैसा मिला जुला के देंगे, फेंकाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, छोड़ो, मस्ती से रहो। तो वहां पर क्या आप इस बात से प्रभावित होंगे कि सब ऐसा कर रहे हैं, मैं अकेला कैसे अलग हो जाऊं उनसे, या आप उन सबसे पंगा मोल लेके अकेले खड़े हो जाएंगे? तो अकेले खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब हम सब लोग अपने मामलों में अकेले खड़े होने का साहस रखते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि सरकार के मामले में क्यों पंगा मोल रहे हैं, इतना ही तो मामला होगा। वरना सबसे लड़ने की ताकत तब कहां से आती है, जब पेरेंट्स की बात आती है, परिवार की बात आती है। ऐसा उदाहरण देकर समझाइए बात को। तीसरा, यदि हम नैतिक सोच विचार के बारे में अधिक बतंगड़ बनाएंगे तो क्या इससे देश की आर्थिक उन्नति में रुकावट नहीं आएगी? असलियत में उच्च प्रतिस्पर्धा के वर्तमान युग में हम विकास की दौड़ में पीछे छूट जाने को सहन नहीं कर सकते। अब ये जो है बहुत बकवास टाइप का कथन है, लेकिन देखिए क्या क्या बातें इसमें हो सकती हैं। ऐसी 2-3 बातें आप बताइए ना, क्या इसमें आएगा पशु पक्ष में? सारा मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, खुद सोच के बताइए। अब कथन 3 का विश्लेषण। सरल भाषा में ये बताइए कि क्या ये कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार की रोकथाम करने का गंभीर प्रयास देश के विकास की प्रक्रिया को रोक देता है? थोड़ा बहुत कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं उसको समझें कि ये बात सही है कि जब आप अचानक नैतिक रास्ते बनाएंगे तो इससे कार्य की गति में रुकावट आ सकती है, हाँ, कुछ समय के लिए। क्योंकि जो काम जिस तरीके से चलते आए हैं, अगर आपने पैसा देने से मना कर दिया तो कुछ लोग क्या करेंगे, फाइलों को अटका देंगे, और इससे जो काम नॉर्मली हो रहा था स्पीड से, रिश्वत के भरोसे, वो काम होगा नहीं। और जब गति रुकेगी तो वो गति डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की भी हो सकती है, कुछ विकास संबंधी परियोजनाओं में भी देरी हो सकती है, और ऐसे कुछ और चीजें भी हो सकती हैं जिनमें डिले होने से विकास की प्रक्रिया धीमी हो जाए, ये हो सकता है। ये तो एक पक्ष हुआ। अब दूसरी बात पर विपक्ष की तरफ आ जाइए। दरअसल अगर चीजें ठीक होंगी तो कुछ समय के बाद, शुरुआत में तो बेशक जो होगा सो होगा, अंततः ये गति बेहतर होगी या कम ही होगी? अंततः बेहतर होगी। तो कुछ रुकावटों के बाद अंततः गति बेहतर ही होगी। और इस प्रोसेस में सबसे अच्छा क्या होता है, परिवर्तन की प्रक्रिया में सबसे अच्छा क्या होता है कि परिवर्तन की प्रक्रिया में सिस्टमिक रिफॉर्म अगर हो गया, अगर व्यवस्थागत सुधार हो गए, तो हमें व्यवस्थागत सुधारों पर बात करनी चाहिए, ताकि सिस्टम ही ऐसा बन जाए कि देरी होने की संभावना ही खत्म हो जाए, देरी की संभावना ही खत्म हो, ऐसा कुछ। और इसमें एग्जांपल में आप दे सकते हैं, जैसे आरटीआई, जैसे सिटीजन चार्टर है, या पब्लिक सर्विस गारंटी बिल है, इन सब का जिक्र कर दें। फिर चौथा, यह तो समझ आता है कि भारी अनैतिक तौर तरीकों में हमें फंसना नहीं चाहिए, लेकिन छोटे मोटे उपहारों को स्वीकार करना या छोटी मोटी तरफदारियां करना सभी के अभिप्रेरण में वृद्धि कर देता है, यह तंत्र को और सुचारू बनाता है। ऐसे तौर तरीकों को अपनाने में क्या गलत है? आप मान लीजिए आईआरएस ऑफिसर हैं, बड़ी रिश्वत नहीं देते किसी से, कोई छोटा मोटा गिफ्ट लेके आ गया, वो लेना पसंद करेंगे? मतलब पसंद करेंगे नहीं करेंगे अलग बात है। यहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? हाँ, संविधान और आपके जो सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स हैं अनुमति नहीं देते। अच्छा एक बात बताओ, दरअसल इसके पीछे एक मुद्दा ये भी है, कुछ लोग इसे पता क्या बोलते हैं, कहते हैं स्वीकार करना ही होगा तो छोटा क्यों करेंगे। कुछ लोग तो ये फंडामेंटल लेके आते हैं। इसमें पक्ष का मतलब ये हुआ कि छोटा मोटा स्वीकार करने में क्या हर्ज है, और विपक्ष का मतलब हुआ कि छोटा मोटा भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो छोटा मोटा क्यों स्वीकार नहीं करना चाहिए? नंबर एक, उससे छवि तो बिगड़ती ही बिगड़ती है। भाई अगर आपके बारे में ये पता लग जाए कि पैसा नहीं लेते हैं, मोबाइल फोन ले लेते हैं, एक सुंदर सी अंगूठी ला दो, सुंदर सी चेन ला दो, 9 लाख ला दो, तो ले लेती है मैडम, लेकिन वो लोग पैसा नहीं देती, मैं चेंज मतलब कैश नहीं लेती है, कैश अच्छा नहीं लगता है इनको, तो ये कोई अच्छी बात है क्या? और यह छोटा मोटे मान लीजिए, मैंने देखा कई सरकारी अधिकारियों में आपस में रिवाज होता है, कोई नया फोन आएगा तो वो फोन 100-200 पीस बड़ी कंपनी खरीदेंगी, वो गिफ्ट देंगे अधिकारियों को, अधिकारी को उससे बड़ा सुख मिलता है, लेटेस्ट फोन आ गया एप्पल का। फिर वो अपने घर में जो जिस बच्चे के पास फोन नहीं होता है, जिस बच्चे का फोन आए हुए 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने से नया फोन नहीं है उसके पास,
बहुत ही रूढ़िवादी किस्म का फोन उसका हो गया है, तो उसको बुलाते कि लो यार तुम ये नया फोन लो, 2 महीने पहले का फोन छोड़ दो, हटाओ उसको, नया फोन दो। लेकिन इससे भी उस अधिकारी की छवि कुल मिला के, अगर आपने जीवन में किसी व्यक्ति से एक बार पैसा ले लिया कोई गलत काम करने के लिए, उसके बाद नजर हमेशा झुकी ही रहेगी, फिर नजर उठाने का स्कोप नहीं है उसके बाद। तो जिस दिन आपने नैतिक होकर कुछ बोला ना, वो एक वाक्य बोलेगा, अच्छा पिछले हफ्ते तो बिक गए थे, आज बिकाऊ नहीं हो क्या? कुछ बचता नहीं उसके बाद। और प्रशासन की दुनिया में बड़ा क्लियर है, अफसर के किसी नए स्थान पर पहुंचने से पहले उसकी छवि पहुंच जाती है, और छवि आजकल की दुनिया में तो और संभव नहीं बचा कि गलत छवि बन जाए। अगर आपने एक व्यक्ति से पैसा लिया तो कितना भी कोशिश कर ले, बात दब जाए, बात दबेगी नहीं, अंदर ही अंदर खुसर पुसर होनी शुरू होती है। अफवाह तंत्र, ग्रेप लाइन कम्युनिकेशन, आपके ऑफिस के हर कर्मचारी को सूचना हो जाती है। और इतना ही नहीं, आसपास जितने ऑफिस हैं उसी डिपार्टमेंट के सबको सूचना हो जाती है। फिर आप जिस दिन ट्रांसफर होकर जाएंगे, जहां जाएंगे वहां के कर्मचारी यहाँ के कर्मचारियों से व्हाट्सएप से पूछेंगे कि भाई कैसा आदमी है, इधर से आएगा, एकदम बिंदास है, फोन लेता है, पैसे नहीं, वो भी एप्पल का। और आप कितना भी जोर लगा लीजिए, उसके बाद छवि बचने वाली नहीं है आपकी। तो पहला है छवि का संकट। दूसरा ये बताएं कि जो छोटा लालच है जब पूरा होता है तो लालच स्थायी रूप से बंद हो जाता है ना, बढ़ता है। लालच जो है ना एक इंक्रीमेंटल चीज होती है और बढ़ता जाता है। और दुनिया भर के जो कैसीनो चलते हैं, उन कैसीनों के मूल में यही मनोविज्ञान काम करता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने खूब स्टडीज की कैसीनो के व्यापार पे। मतलब अगर 1000 कैसीनो है तो उनमें से 999 फायदे में चलते हैं, एक आध कोई नुकसान में जाए तो जाए, अलग बात। क्यों फायदे में रहते हैं? उसमें सिंपल सा आर्गुमेंट ये होता है कि जैसे मान लीजिए प्रोबेबिलिटी का खेल है, अगर किसी चीज में प्रोबेबिलिटी आपके सफल होने की 1/36 है, ठीक है, तो जो अवार्ड मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, वो 36 गुना ना होकर 34 गुना मिलेगा। बेसिक खेल इतना है। जैसे आपने फिल्मों में एक देखा होगा कि एक वो घूम रहा है चक्का, उसमें गीटा घूम रहा है, वो गीटा कहाँ जाके फंसा, उसमें सब लोगों ने पैसे लगा रखे हैं। अगर किसी कैसीनो में देखेंगे, वो खेल खेलने के बहुत दीवाने लोग लाइन में लगे रहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों रुपए दांव पे लगा देते हैं, बड़े लोगों के बड़े शौक है। और उसमें क्या होता है कि खेल इतना ही है, उसमें संभावनाएं 36 हैं, और जिसने सबसे टफ संभावना पे कुछ लगाया उसको जो प्राइस मिलेगा वो 34 गुना मिलेगा, 36 गुना नहीं मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी के इस खेल में 2/36 की जो संभावना है वो हमेशा उस व्यक्ति के पक्ष में है जो उसका मालिक है, सिस्टम का मालिक है, वो उससे कमाएगा। इसमें एक ही अपवाद होता है कि कभी कभी किसी व्यक्ति के माथे पे कुछ अलग ही लिखा होता है, गया एक जगह लगाया वही आ गया, $1000 लगाए थे, $34,000 हो गए एक सेकंड में, और बाकी सब पे इतने कम लगे थे कि जो मालिक है वो नुकसान में चला गया। फिर ये व्यक्ति क्या कर रहा है, अगली बार कहीं और लगाया, फिर वही आ गया, फिर कहीं और लगाया, फिर वही आ गया। अब आसपास सब लोग क्या करें, वो जहाँ लगा तो वहां वो भी लगा देते हैं, सबका निकलने लग गया। तो ऐसे में उसको लगता है कि तो बर्बादी हो गया, ये माथे में क्या लिखा क्या है। लेकिन उस समय उसकी रक्षा केवल एक ही चीज करती है, और वो है ये व्यक्ति 3 बार जीतेगा, इसका उत्साह बहुत बढ़ जाता है। फिर एक चौथी बार क्या करता है, जितना कमाए एक साथ लगा देता है, और फिर ठंडन गोपाल। तो दुनिया भर के जुआ घर जिस सिस्टम पे चलते हैं, उसके पीछे मनोविज्ञान का ये नियम बहुत अच्छा है कि लालच, अगर कोई व्यक्ति सफल होगा, उसका लालच बढ़ाते जाओ, उसको बस रोको, जाने मत दो उसको बाहर। अगर चला गया तो ले जाएगा, कोशिश करने की जाए नहीं। तो पूरा ताम झाम, अरे आप बैठिए, आप खाना खाइए, आप ये पी लीजिए, वो पी लीजिए, अरे बैठिए टीवी देख लीजिए थोड़ी देर, क्यों परेशान हो रहे हैं, पूरी सुविधाएं कर देंगे ताकि जाए नहीं कहीं। थोड़ा खेला, पैसा कमा लिया, हाँ अरे क्या बात है, आइए और खेलते हैं, आइए और खेलते हैं। और अब वो जब जाएगा ना, अच्छा कमा लिया इतना सारा, 1000 लाया था, 20, 25, 50,000 हो गए हैं, अब वो लगाएगा भी 1000 थोड़ा ना, बड़ा आदमी हो गया है, अब 5000 लगाता है, 10,000 लगाता है, एक बार हार जाता है, फिर 4 लोग साथ बोलते हैं, अरे आपकी तो बड़ी अच्छी किस्मत है, इस बार गलती हुई, इस बार लगाओ ठीक से। और 3-4 बार के बाद जैसा आया था उसमें से कुछ माइनस होकर ही लौटता है, कोई फायदे में लौटता नहीं है, क्योंकि पूरे उस व्यवसाय को पता है कि मनुष्य की मूल प्रवृत्ति ये वाली है। और ये किसने बताया था? ये बताई दिया आपने, जैसे भड़क जाते हैं, लेकिन क्या करें, आपने बताया तो बताया। तो दूसरी बात ये हो गई। और छोटे उपहारों को स्वीकार करने में एक वाक्य है, सभी के अभिप्रेरण में वृद्धि होती है, ऐसा नहीं। तीसरा लिखिए, सभी के नहीं, कुछ लाभान्वितों का ही अभिप्रेरण बढ़ता है, कुछ लाभान्वितों का ही अभिप्रेरण बढ़ता है। सबका कैसे बढ़ेगा? करप्शन से सबका मोटिवेशन कैसे बढ़ेगा? मोटिवेशन उन्हीं का बढ़ेगा जो डायरेक्टली उसके बेनिफिशियरी होंगे। और इसमें वाक्य क्या है कि ये इट लीड्स टू एवरीबॉडीज मोटिवेशन। ऐसा कैसे? ये तो नहीं हो सकता है। इधर आप कह दीजिए कि हाँ ऐसा माना जाता है कि थोड़ा बहुत छोटे उपहार स्वीकार करने से एक सहजता और अभिप्रेरण बढ़ता है। सबसे बड़ा संकट तो ये आने वाला है, कल को जब आप आईएएस बन जाएंगे ना, आपके घर के लोग ही तबाह कर देंगे आपको। पेरेंट्स तो जो करेंगे सो करेंगे, एक दूसरा पक्ष जो भी जीवन में आने वाला है वो, अगर उसके मूल्य आपके मूल्य जैसे नहीं है, तब वो भी तो संकट है ना। आप तो ईमानदारी के रास्ते पर चलने की कसम खाए बैठे हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति आ गया है उस मूड से कि कमाने वाला आदमी चाहिए, तब क्या होगा? वही आसान नहीं है। जिस व्यक्ति के साथ आप 24 घंटे हैं, अगर उससे सहमति नहीं है मूल्यों पर, तो वो तनाव पारिवारिक कितने होंगे कि या तो परिवार नहीं चल पाएगा या नौकरी नहीं चल पाएगी, या दोनों खराब चलेंगे। इसलिए उस दबाव में कोई, अगर जैसे मान लीजिए कि 2 अधिकारी हैं, उनमें से एक मस्त मौला है, सारे संसाधन यूज करता है, दूसरा नहीं यूज करता है, या 2 स्त्रियां हैं,
एक करती है, एक यूज नहीं करती है। दोनों के पति बेरोजगार है मान लीजिए, पत्नी पे निर्भर है। एक खुश है कि मेरी पत्नी के ऑफिस से कार मुझे मिलती, मैं घूमता हूँ, और दूसरी पत्नी ईमानदार निकल गई। उसका पति कह रहा है कैसी है पता नहीं, सारी ईमानदारी इसी के ठेके आनी थी, बर्बाद करके रख दिया मुझे। टांगे पे जाना पड़ता है। IRS का पति हूँ, साइकिल पे जाता हूँ। अब ऐसे ताने सुन सुन के कब तक कोई ताने सुनेगा इस तरह के। अंत में क्या होगा, वो कहेगी ऐसा थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हो जाते हैं। और ये थोड़ा है ना, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद धम, उसके बाद लास्ट में धम। ये है। इसके बाद अंत में निष्कर्ष लिखिए। निष्कर्ष का हेडिंग क्या बन जाएगा इसमें, क्या सलाह रहेगी? अंत में लिखिए मेरे मित्र को मेरी सलाह, हेडिंग बना के अंडरलाइन कर दीजिए ये भी पॉइंट्स में। और फिर जो आपने ऊपर के चारों पॉइंट्स में लिखा उसका LCM निकाल लेना है। देखिए उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर मेरी राय रहेगी कि, मतलब पूरा लिखना नहीं है, समझना है। 1 2 3। नंबर 1, नैतिक इसलिए रहना चाहिए कि नैतिक होना सिविल सेवक होने के नाते हमारा दायित्व है, न कि लाभ के लिए। दूसरा, छोटे लालच धीरे धीरे बड़े बन जाते हैं और हमें गलत रास्ते पर धकेलते हैं, इसलिए बेहतर है कि शुरू से ही लालच से बचें। मैंने 50-60 शब्द लिखवाने, इससे 3 में तो 20 शब्द करने पड़ेंगे ना। लिखवाऊं? लिख लीजिए। तो हेडिंग बनाइए मेरे मित्र को मेरी अंतिम सलाह। मतलब इस मामले में मेरी अंतिम सलाह है ना, सलाह तो इसके बाद भी देंगे। तो मेरे मित्र को सलाह, मेरी सलाह, ठीक है। लिखिए नंबर 1, हमें नैतिक इसलिए होना चाहिए, हमें नैतिक इसलिए होना चाहिए क्योंकि सिविल सेवक कल्याणकारी राज्य का एजेंट है। एजेंट के लिए क्या अभिकर्ता बोलते हैं? सिविल सेवक कल्याणकारी राज्य का एजेंट, मैं तो एजेंट लिखूंगा भाई, एजेंट है, और उसकी नैतिकता से ही देश का विकास सुरक्षित रहता है, और उसकी नैतिकता से ही देश का विकास सुरक्षित रहता है। अगर धन ही कमाना है तो बेहतर है कि हम कुछ और व्यवसाय करें। ये पहले में ही सारा, अगर धन ही कमाना है तो बेहतर है कि हम कुछ और व्यवसाय करें। नंबर 2, छोटे लालच कब बड़े बन जाते हैं पता नहीं चलता। छोटे लालच कब बड़े बन जाते हैं, कॉमा, पता नहीं चलता, इसलिए बेहतर है कि शुरुआत से ही लालच से बचा जाए। इसलिए बेहतर है कि शुरुआत से ही लालच से बचा जाए। नंबर 3, अंधाधुंध खतरे उठाना उचित नहीं है। अंधाधुंध खतरे उठाना उचित नहीं है, किंतु अपने नैतिक मूल्यों पर दृढ़ रहना, किंतु अपने नैतिक मूल्यों पर दृढ़ रहना जरूरी है, और छोटे मोटे तबादलों आदि से डरना अनावश्यक है। और छोटे मोटे तबादलों आदि से डरना अनावश्यक है। ऐसे 2-3 निष्कर्ष कुल मिला के आपको लिख देने चाहिए, जो भी आपको वहां सूझे इस तरह से। चलिए, अब चारों प्रकार का हमने एक एक प्रश्न करके देख लिया। अब एक तरीका ये कि आप मुझे बताएं। हाँ बोलिए। नहीं, एनवायरनमेंट को थोड़ी सी चोट पहुंचाना, क्योंकि उससे डेवलपमेंट होगी आपकी, और करप्शन इसलिए करना कि उससे डेवलपमेंट होगी, गलत बात है ना। करप्शन से डेवलपमेंट का संबंध नहीं है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने संबंध बनता है, इसलिए दोनों व्याख्याएं कैसे साथ साथ होंगी? हाँ, तो प्रश्न उसी के बारे में ना, उसी पे रखेंगे। बैठिए। चलिए, अब हम ऐसा करेंगे, एक केस स्टडी पूरी लिखेंगे, जो आप चाहें। कोई एक केस स्टडी बताइए जिस पर आपको ज्यादा मुश्किल लगे, विश्लेषण करेंगे और लिखेंगे। 2013 की पहली, अच्छा, तो वहीं से शुरू करते हैं, 2013 से शुरू करते हैं। पहली केस स्टडी देखिए, पहले इसको समझते हैं, उसके बाद देखेंगे इसको लिखना कैसे है। पहले कर लेते हैं ना, कोई बात और कर लेंगे, ऐसे क्या देखते। कौन सी? 9 नंबर है, आप अनाप शनाप न सहने वाले। ये भी अच्छी केस स्टडी वैसे है, 2 भी कर सकते हैं, ऐसी क्या दिक्कत है। मैं ऐसा करता हूं, दोनों ही करते हैं ना, ऐसा क्या है, क्या डरने की जरूरत है। तो पहले कौन सी करनी है? मैं दोनों बोल रहा हूं, आप वोटिंग कीजिए, उससे फैसला होगा। लोकतंत्र है हमारे देश में, कम से कम दिखता तो है ही ना। तो 2013 की पहली केस स्टडी जिसका संबंध PIO के साथ है, कितने लोग चाहते हैं कि पहले वो करें? ठीक है। 2014 की दूसरी केस स्टडी जिसमें एक व्यक्ति पर कुछ आरोप लगाए गए हैं, महिला वाले भी, बाकी भी, कितने लोग चाहते हैं कि पहले वो करें? एकदम बराबर वोट है, इसलिए अंतिम वोट पड़ेगा स्पीकर का। कास्टिंग वोट, कास्टिंग वोट कहते हैं ना इसको, हाँ, कास्टिंग वोट।
और कास्टिंग वोट जब डाला जाता है ना तो कोई दबाव नहीं बनाते उसके ऊपर, जो दबाव बनाते हैं सदन से बाहर निकालते मार्शल उसको उठा के ले जाते हैं। आप लोगों ने वोटिंग ही ऐसी की। मेरे हिसाब से सीखने के हिसाब से ज्यादा अच्छी 2014 वाली केस स्टडी, सीखने के हिसाब से, लेकिन दोनों कर लेंगे, क्रम बदल लेते हैं। देखिए, आप अनाप शनाप न सहने वाले ईमानदार अधिकारी हैं। इनकी भाषा थोड़ी अटपटी सी लेकिन समझ में आने वाली भाषा होती है ना? समझ में आ रहा है अनाप शनाप क्या मतलब कहना चाह रहे होंगे? नो नॉनसेंस के लिए लिखा है अनाप शनाप। आप अनाप शनाप न सहने वाले ईमानदार अधिकारी हैं। आपका तबादला एक सुदूर जिले में एक ऐसे विभाग के प्रमुख के रूप में कर दिया गया है जो अपनी अदक्षता और संवेदनहीनता के लिए कुख्यात है। ठीक, आप पाते हैं कि इस घटिया कार्य स्थिति का मुख्य कारण कर्मचारियों के एक भाग में अनुशासनहीनता है। वे स्वयं तो कार्य करते नहीं हैं और दूसरों के कार्य में भी गड़बड़ी पैदा करते हैं। सबसे पहले आपने उत्पातियों को सुधर जाने की, अन्यथा अनुशासनिक कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी दी। ठीक है, जब इस चेतावनी का ना के बराबर असर हुआ तब आपने नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। इसके बदले के रूप में उन्होंने अपने बीच की एक महिला कर्मचारी को आपके विरुद्ध महिला आयोग में यौन उत्पीड़न की शिकायत दायर करने के लिए भड़का दिया। ये होता है सरकार में, खूब चलता है सब। आयोग ने तुरंत आपका स्पष्टीकरण मांगा। आपको इससे आगे भी लज्जित करने के लिए मामला मीडिया में भी प्रसारित किया गया। इस स्थिति से निपटने के विकल्पों में से कुछ निम्नलिखित हो सकते हैं। देखो, अगर आप सिविल सेवा में जाएंगे ये सब होगा आपके साथ, पहले मान के चलिए। अपनी जो नर्व्स है ना, नर्व्स, उसको बना लेना स्टील का। एक समय के बाद वो स्थिति आ जानी चाहिए कि कितने भी आरोप लगा लो, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मुझे ये भरोसा है कि मैं ठीक हूं। ये स्थिति आराम से नहीं आती है, उसके लिए पहले बहुत झेलना पड़ता है, उसके बाद धीरे धीरे वो स्थिति आएगी, लेकिन आ जाती है। अगर आप अच्छा काम करेंगे ये सब होगा आपके साथ। कुछ लोग डर जाएंगे उसके बाद, और कुछ उसके बाद इतने साहसी हो जाते हैं कि जैसे हर तरह की समस्याएं देख ली, उसे फिर किस बात का डर है, फिर काहे का डर है, फिर वो एकदम बिंदास होकर अपने फैसले करता है, एकदम खौफ में नहीं रहता है, बेखौफ होकर। और हमेशा ध्यान रखना, अगर आप कन्विंस हैं कि आप ठीक हैं तो झुकना नहीं है, और अगर आप झुक गए एक बार तो अगली बार उठने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप सही होने के बाद झुक गए तो उठने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए झुकना नहीं है। हैंडल करना है, ठीक से हैंडल करना है, प्रैक्टिकल तरीके से हैंडल करना है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना है, लेकिन अनैतिक नहीं है तो अनैतिक बात को मानना नहीं है। विकल्प ये हो सकते हैं। नंबर 1, आयोग को अपना स्पष्टीकरण दे दीजिए और अनुशासनिक कार्रवाई पर नरमी बरतिए। ठीक है। दूसरा, आयोग को नजरअंदाज कर दीजिए और अनुशासनिक कार्रवाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाइए। तीसरा, अपने उच्च अधिकारियों को संक्षेप में अवगत करा दीजिए, उनसे निर्देश मांगिए और उनके अनुसार कार्य कीजिए। कोई अन्य संभव विकल्प सुझाइए, सभी का मूल्यांकन कीजिए और अपने कारण बताते हुए सबसे अच्छा विकल्प स्पष्ट कीजिए। अब देखो, इसमें खेल क्या होता है? खेल ये होता है कि वाक्यों की संरचना थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। ये ठीक वैसे ही है कि आपके पेरेंट्स बहुत दिन बाद दिल्ली आपसे मिलने आए, आपके हॉस्टल में आपके साथ हैं, और आपका दोस्त जो बहुत दिनों से ताक में था आपको बर्बाद करने की, उनके सामने आके बोला कि शराब की बोतल खत्म हो गई क्या, ऐसे आके बोला। और अब इसमें आप हाँ बोले तो फंसे, ना बोले तो फंसे, या बोले स्मोकिंग बंद कर दी ना आज से, तूने कहा था बाबूजी आएंगे तो बंद करोगे, आज से बंद कर देना स्मोकिंग। अब इसका उत्तर हाँ बोला तो फंसे, ना बोला तो फंसे, इस पर क्या उत्तर देंगे? अच्छा, ये कह रही मैं बोलूंगी तू है कौन, पहले बता। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स उस दोस्त को पहले जानते हो कि आपका रूममेट है तब, और कई बार पेरेंट्स को अपने बच्चे से ज्यादा उससे भरोसा हो जाता है रूममेट पे, अक्सर ऐसा रहता है, उसी से सूचनाएं प्राप्त करते हैं, तब फिर तो उसके बाद कार्यक्रम शुरू हो जाएगा फिर तो, है ना। उसमें क्या कि दो वाक्य जब मिक्स करके एक वाक्य बनता है ना तब दिक्कत आती है ना। जैसे कोई आपसे कहे तूने सिगरेट पीनी छोड़ दी क्या, इसमें दो वाक्य हैं। तुम सिगरेट पीते थे क्या, तुमने छोड़ दी। जब पहला ही गलत है तो दूसरा कैसे सही हो सकता है? तो पहला वाक्य प्रीमाइस ही गलत है, तो सेकंड सेंटेंस को पहले में मिक्स करने की जरूरत क्या है? ठीक ऐसे यहाँ पर हो रहा है कि दो वाक्यों को मिला के एक कंबाइंड सेंटेंस बनाया जिसका कुछ हिस्सा ठीक है कुछ हिस्सा गलत है, वही आपको बताना होगा। पहला, आपको भी सिर्फ राय बतानी है, लिखना कैसे बाद में देखेंगे। आयोग को अपना स्पष्टीकरण दे दीजिए, ये पहला हिस्सा है, और अनुशासनिक कार्रवाई पर नरमी बरतिए, ये दूसरा हिस्सा है। आप इन दोनों के पक्ष में हैं, दोनों के विपक्ष में हैं, या एक के पक्ष एक के विपक्ष में हैं? तो मेरे ख्याल से आप पहले के विपक्ष में और दूसरे के पक्ष में होंगे। उल्टा है। अच्छा, तो पहले के पक्ष में है कि आयोग ने अगर मांगा स्पष्टीकरण, तो मैंने कहा था ना कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी डैश में रहना चाहिए। तो डैश क्या है? मतलब स्थिति, उचित स्थिति में रहना चाहिए, जिसके लिए आपका शब्द है औकात, है ना। अब भाई महिला आयोग ने स्पष्टीकरण मांगा, भाई साहब कह रहे कि मैं दूंगा नहीं स्पष्टीकरण। अब समझ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? और महिला आयोग के पास क्या शक्ति है? सिविल कोर्ट की पावर है, सीपीसी 1908 की। उस सीपीसी के तहत अगर स्पष्टीकरण नहीं दिया ना, फिर समन आएगा, दूसरी बार और जोर से बुलावा आता है, तीसरी बार उठावा आता है, फिर बुलावा नहीं आता, उठा के ले जाते हैं तीसरी बार में, और फिर वहां लिखित गवाही देनी पड़ती है। और जहां थोड़ी बदतमीजी की, सिविल कोर्ट के पास पावर आ जाती है उसको क्रिमिनल लेवल पर डील करने की, मतलब कुछ छोटे मोटे एक्शन लेने की पावर आ जाती है। तो कोई भी आयोग, कोई भी वरिष्ठ आपसे यदि स्पष्टीकरण मांगे, वो भी लिखित में, तो मना करने का सवाल ही नहीं है, देना ही देना है। और अनुशासनिक कार्रवाई पर नरमी नहीं बरतनी है। अब 3 ऑप्शन है। पहला, नरम हो जाए, दूसरा और गर्म हो जाए कि अच्छा अब देख तू, और तीसरा, जैसी कार्रवाई चल रही है वैसे चलने दें। इनमें से कौन सा स्टैंड आप लोग लेंगे? एक तो है कि
नरम हो जाए कि अरे कौन पंगा मोल ले इनसे। दूसरा, अच्छा ऐसा किया, अब देख तू, अब तो बर्बाद करके ही मानूंगा तुझे, और टाइट कर दिया। और तीसरा, जैसे चला था वैसे चलने दिया। तो कितने लोग मानते हैं कि नरम वाला ठीक है? कोई नहीं मानता है। कितने मानते हैं कि और गर्म होकर बर्बाद कर देना चाहिए उन लोगों को? अब देखते हैं तुम्हें। ऐसे एक भैया है, दो हो गए हैं। अच्छा, आपके मन में आता होगा मानते तो नहीं है, लेकिन ऐसे बोलना ठीक नहीं रहेगा अभी यहाँ पर। आपके असली दुविधा ये है कि हम जो हैं और हमें जैसा दिखना है, उसके बीच का अंतर कैसे बनाए रखें। और कितने लोग मानते हैं कि जो चल रहा है चले देना चाहिए, ना गर्म होना ना नरम होना है। हाँ, आप लोग समझदार बोलते हैं, आपको पता है, आपको ठीक से पता है क्या बोलना है और कैसे होना है। जब होने की नौबत आएगी तब देखेंगे। अभी तो अच्छा अच्छा बोल के वहां पहुंच तो जाए एक बार, फिर वहां देखेंगे जिसको देखना होगा। एकदम ठीक है। अब एकदम ठीक क्या ठीक है? एकदम ठीक ये है, दूसरा व्यक्ति आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्यों तय करेगा? नहीं तय करना है। अगर आप किसी के खिलाफ भी हैं तो आप उसके बंधन में हैं। अगर आप अपनी सारी योजनाएं किसी के खिलाफ बनाते हैं, इसका मतलब है कि आप 24 घंटे उसके बारे में सोचते हैं। और स्वतंत्र होने का सही मतलब है दूसरों को भारी ना देना। सबसे निरपेक्ष होता है, धर्मनिरपेक्ष जैसे बोलते हैं, निरपेक्ष का असली मतलब ये होता है। 3 तरह के लोग होते हैं देखो इस मामले में। जैसे आप इसको यूं एग्जांपल समझिए कि क नाम का एक व्यक्ति है और ख नाम का दूसरा व्यक्ति, दोनों के बीच में मान लीजिए पहले प्रेम का संबंध रहा किसी जमाने में, फिर ब्रेकअप हो गया, किसी वजह से ब्रेकअप हो गया, झगड़े के साथ ब्रेकअप हुआ, आज के बाद बात नहीं करेंगे, बस आज के बाद तेरा मुंह नहीं देखूंगी, आज के बाद ये हो, ऐसे करके ब्रेकअप हो गया। ठीक है, मान लीजिए हो गया। अब ख के पास क के प्रति कितने ऑप्शंस हैं? 3 ऑप्शंस। एक ऑप्शन ये है कि ख उसकी सड़क पे जाके लेट के बिछ जाए, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, हे मेरी प्रेमिका, हे मेरे प्रेमी, हे मेरे होते होते रह जाने वाले पति, हे मेरी होती होती रह जाने वाली पत्नी, ऐसा कुछ करके एकदम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते करते बस किसी तरह से ये साबित कर देना कि मैं रेप्टाइल हूँ, रीढ़ की हड्डी मेरे पास नहीं है, मैं बोनलेस प्राणी हूँ, और बस किसी तरह मुझे प्यार की भीख दे दो, मैं तुम्हारे प्यार की भीख के लिए भिखारी बन के आया हूँ। एक तो ये होता है। मतलब मैंने देखा कई लोग प्रेम के रास्ते पर भिखारी हो जाते हैं बेसिकली वो। इसलिए प्रेमी और भिखारी में बहुत कम अंतर रहता है कई लोगों के मामले में। एकदम लगता है कि प्रेम भी ऐसे ऐसे करके, आप सोचिए कैसे कितना आदमी हड्डी विहीन हो सकता है, रीढ़ की हड्डी विहीन हो सकता है। ऐसे कई प्रेमी नजर आते हैं, एकदम खत्म हो जाते हैं इस चक्कर में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कभी, बहुत बुरी स्थिति है। कुछ दूसरे मूड में आ जाते हैं, डर फिल्म के नायक की तरह बन जाते हैं। अच्छा, तू मेरी नहीं तो तू किसी की भी नहीं। अब देखता हूं मैं तुझे, और जेब के अंदर तेजाब की बोतल लेके घूम रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है, जेब के अंदर बोतल टूट गई। मूल विचार ये है कि भाई किसी से अगर आपका ब्रेकअप हो गया, रात दिन उसके खिलाफ सोचना, नफरत करना, बर्बाद कर दूंगा, तुझे ही नहीं, जो तुझे चाहेगा उसको ही बर्बाद कर दूंगा। यानी मेरा पूर्णकालिक रोजगार अब यही है कि तुझे कैसे बर्बाद करूं और तेरे जीवन में जो मैं उन्हें कैसे बर्बाद करूं। अब मैं बर्बाद करने का कारखाना बन गया हूं। मैं इसे बर्बाद, मैं खुद को आबाद नहीं करूंगा, मैं इसे बर्बाद करूंगा, फिर उसे बर्बाद करूंगा, उसे बर्बाद करूंगा। इसका मतलब ये व्यक्ति 24 घंटे किसी के बारे में ही सोचने को बाध्य है। कभी ऐसी स्थिति जीवन में है ना, सबसे सच्चा तीसरे व्यक्ति का है। ये तीसरा व्यक्ति है। इससे किसी ने कहा और भाई क का क्या हाल है? कौन क? कौन क? अरे जैसे तुम्हारा बहुत लंबे समय प्रेम संबंध चला। अच्छा, हाँ ठीक होगी या ठीक होगा। क्या उससे नफरत होती है? नफरत क्यों करेंगे, फुर्सत कहाँ है? क्या उसकी याद आती है? ना, बिल्कुल याद क्यों आएगी, टाइम कहाँ है? याद बिल्कुल नहीं आती। मैं उसको याद करूंगा, मैंने नया रोजगार बसा लिया अपना। क्यों उसको याद करूं भाई, क्या याद करेंगे? और एक दिन कहीं सामने आ गया याद है, उसने कहा मुझे याद करते हो? नहीं, एकदम नहीं। ये व्यक्ति सबसे मुक्त है, न नफरत न मोहब्बत, तटस्थ। अब ये इस केस स्टडी में ये व्यक्ति अपना ऑफिशियल काम कर रहा है, कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं, उसने एक्शन लिया, उन्होंने उस एक्शन के विरुद्ध पर्सनल होकर फाइट कर दी। और आपको पर्सनल नहीं होना है, सामने वाला पर्सनल हो गया। अगर आप भी पर्सनल हो गए तो वही स्थिति हो गई ना, उससे लड़ते लड़ते अगर वही हो गए तो वो जीत गया। पर्सनल नहीं होना है। अपनी जो फाइट चल रही है कानूनी तरीके से तो वैसे ही चलेगी, ना उसको तेज करना है ना उसको धीमा करना है, उसको न्यूट्रल तरीके से बढ़ाते रहिए बस। दूसरा तो हो गया ना। तीसरा, अपने उच्च अधिकारियों को संक्षेप में अवगत करा दीजिए। यहां तक का हिस्सा ठीक है नहीं? ठीक है। जब ऐसी सिचुएशन हो, ये जरूरी होता है कि आप अपने सीनियर्स को बता के रखें कि सर ऐसी बात है, कल को हो सकता है कुछ और भी आरोप लगाएं। आपको पता रहना चाहिए ये सिचुएशन है, मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूं। ये सामान्य रूप से प्रशासन में होता ही है, बताना भी चाहिए। ठीक वैसे ही आप घर में जैसे हैं, कोई दिक्कत आपको आ जाए, आप हैंडल करेंगे, पर जब लगे कि मामला ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर ले या उनको डर लगे, चिंता होने लगे, उन्हें ब्रीफ करके समझा के कि ये मामला है, मैं हैंडल कर लूंगा, बता रहा हूं इसलिए कि आपको पता रहे, कहीं और से ना पता लगे, आइडिया होना चाहिए। उनसे निर्देश मांगिए, निर्देश मांगेंगे उनसे। देखो निर्देश लिखा है, सलाह नहीं लिखा है। अंग्रेजी में है डायरेक्शंस, सजेशन नहीं। डायरेक्शन का मतलब है कि जैसे ही आप फंसे, आपने कहा माई बाप आप बचाओ, कहाँ भेज दिया मुझे, आप बचाओ, अब क्या करूं आप बताओ। नहीं, अगर आप एक सिचुएशन संभाल रहे हैं और आपको बड़े विश्वास से भेजा गया वहां संभालने के लिए, तो आपको ही संभालनी है। हाँ, कोई सीनियर अगर सलाह दे तो सलाह ले लीजिए, उसको फॉलो करना, यानी कंसाइंस, अंतरात्मा। सलाह लेने में क्या दिक्कत है? क्योंकि सीनियर के पास सामान्यतः आपसे ज्यादा अनुभव तो है ही, और हो सकता है कि उसने वैसी सिचुएशन को हैंडल पहले किया हो, आप पहली बार कर रहे हो, तो वो अपनी उस विजडम से हो सकता है कुछ बढ़िया सलाह दे दे आपको। तो सलाह लेने में दिक्कत नहीं है, लेकिन अंततः करना वही है जो आपकी कंसाइंस, आपकी अंतरात्मा आपसे कहती है इस सिचुएशन में। तो निर्देश नहीं, उनके अनुसार कार्य कीजिए नहीं।
अपने अनुसार करना है, लेकिन यदि उनकी सलाह अच्छी लगे तो उस सलाह को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। अब इसके बाद कोई अन्य संभव विकल्प सुझाइए, सभी का मूल्यांकन कीजिए और अपने कारण बताते हुए अच्छा विकल्प स्पष्ट कीजिए। क्या क्या इसमें हो सकता है आप बताएं। अगर आपसे पूछे कि आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, जरा 2 मिनट लगाओ ना, कुछ पॉइंट्स लिखो कि हम इसमें क्या क्या करेंगे और किस क्रम में करेंगे। एक तो ये कि क्या करेंगे और दूसरा ये कि किस क्रम में करेंगे। जिस महिला ने झूठी शिकायत की है उस महिला के विरुद्ध कुछ एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और वो शुरू में तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर साबित हो जाए कि झूठी शिकायत है तब तो होना चाहिए। यह एक्शन सिर्फ पुरुषों के खिलाफ ही होना चाहिए। मैं चाह रहा हूं कि 4-5 पॉइंट सब खुद लिखें कि हम ये करेंगे और इस क्रम में करेंगे। बताइए। हो गया? 4-5 पॉइंट सोच पा रहे हैं आप लोग? तो आपको ये बताना है कि इस पूरे सिचुएशन की हैंडलिंग में आप क्या क्या स्टेप लेंगे, किस क्रम में लेंगे। तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं आपसे सुनना चाह रहा हूं। और एक बार में एक व्यक्ति एक ही बताए, है ना? कोई एक व्यक्ति बताए। हाँ, एक बताइए। चलिए, ये कह रहे हैं कि मैं कोई भी कार्रवाई करने से पहले सबसे पहले अपने सीनियर्स को जानकारी दूंगा, यानी उनसे एक डिस्कशन कर लूंगा, बताऊंगा कि मेरे मन में क्या है और कैसे मैं इसका सोल्यूशन करने वाला हूँ। ठीक है, एकदम ठीक बात। वरिष्ठों की सलाह मतलब एकदम सबसे पहले ये लिखें या 1-2 के बाद लिखें, कोई बात नहीं लिखना चाहिए। एक हो गया, एक एक करके एक ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। और जो बोलेगा उसे तो नहीं पूछूंगा, ध्यान रखना है, केवल हाथ खड़ा करना है, उन्हीं को बुलाएंगे। अब बताइए। अपने पक्ष पर टिके रहना, ये कहना चाह रहे ना, अपने पक्ष पर टिके रहना। इसको थोड़ा और अच्छी भाषा में लिख लेंगे। आप बताइए। अपनी रेंज से बाहर जाने की बात है। एक महिला ने शिकायत की, आप उसके चरित्र का पता लगवाने लगे, ये अपनी रेंज से बाहर जाने की बात हो रही। ये बात तो कितनी बार कही है कि कितना भी अच्छा कानून बनाएंगे कुछ लोग मिसयूज करेंगे उसका। महिलाओं के पक्ष में या एट्रोसिटीज एक्ट SC ST के पक्ष में है, इन दोनों एक्ट्स में मिसयूज तो होता ही होता है। और ये बात मैंने शायद शुरू में आपको एक एग्जांपल देके मतलब संख्या के हिसाब से समझाई होगी। आप एक काम करो, एक बार उठो जरा, मुझे 2 सवालों का जवाब दो, बात सारी स्पष्ट हो जाएगी आपको। ठीक है। भारतीय ऑफिस में काम करने वाली कुल महिलाएं 100 मान लेते हैं, निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र सब मिला के। ठीक है, 100 महिलाएं काम करती है। अपने विवेक से बताओ कि इन 100 महिलाओं में से कितनी महिलाओं के खिलाफ कभी ना कभी कोई बदतमीजी होती होगी। परसेंट क्या 100 ही है तो 80 कर लेते हैं, है ना। 80 के खिलाफ कोई ना कोई दुराचार का प्रयास हुआ होगा। ठीक है। अब ये बताओ कि कुल शिकायतें कितनी होती होंगी। 40, बहुत ज्यादा बोल दिया, तो नहीं होती होगी मेरे ख्याल 10 से ऊपर नहीं होती होंगी शिकायतें। 10 शिकायतें होती हैं। ठीक है। और सबसे रोचक तथ्य इसमें क्या है, ये 10 इन 80 में से है, क्या जरूरी है। मान के चलिए कि इन 80 में से 7 होंगी शिकायत करने वाली और 3 ऐसी होंगी जिनके साथ दिक्कत नहीं हुई थी। और ये अनुपात थोड़ा बहुत कम ज्यादा हर कानून में होता है। पर 3 महिलाएं झूठी शिकायत कर देंगी, इस बेस पर 80 को ध्यान ना दें जिनको दिक्कत झेलनी पड़ रही है। ये कहां का न्याय हुआ। वो 3 महिलाएं इतनी महत्वपूर्ण हो गई झूठी शिकायत करने वाली कि हम जो जेन्युइन शिकायतें जिनको करनी चाहिए, मतलब 80 में से 70 तो शिकायत नहीं कर पा रही बेचारी, 73 7 हिम्मत कर पा रही है। पर क्योंकि 3 ने गलत शिकायत कर दी, इसलिए 7 की सही शिकायत और 73 जो शिकायत करने का हौसला नहीं ला पाई, उन सबको हम खारिज कर दें और फिर उनके चरित्र का सवाल खड़ा करें। इसलिए इस भाषा को परीक्षा में जेंडर इनसेंसिटिव लैंग्वेज माना जा सकता है। और मेरी भूमिका यह है कि मैं ऐसी गलतियों से आपको बचाऊंगा, ऐसा आप ना कर बैठे परीक्षा में। ठीक है। किसी भी ऐसी केस स्टडी में जहां महिला का मुद्दा हो, SC ST का मुद्दा हो, उनके कैरेक्टर या उनके पुराने व्यवहार की जांच मत करवाइए। केस से बाहर मत निकलिए, उस केस की बात कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप उसकी जांच करवाएंगे इसमें प्रिजम्पशन आपकी आ रही है कि शायद ये ठीक नहीं है। जबकि पुरुष की जांच की बात करनी हुई थी, जो जिस पर ज्यादा शक है, हम उसकी जांच नहीं करवा रहे बाहर से, हम जांच करवा रहे महिला की। ये हमारी प्रिजम्पशन के बारे में बता रहा है, जो दिक्कत की बात है। जी अच्छा, हाँ, दूसरा पॉइंट। तो 2 बातें होगी, आयोग को पूर्ण स्पष्टीकरण देंगे। इनके वाक्य में एक बात है कि यदि मैं सही हूं तो मैं आयोग को पूर्ण स्पष्टीकरण दूंगा। देखो सही हो या गलत हो, आयोग है ना। अगर घर में पापा बुला के पूछे कि बेटा कहाँ गए थे, आप अच्छी जगह गए थे बुरी जगह गए थे, स्पष्टीकरण तो पूरा ही देना पड़ेगा वरना जो होगा वो बुरा हो जाएगा। इसलिए आयोग को स्पष्टीकरण देना ही देना है, और आप सही हैं तो ज्यादा खुल के अपनी बात कहेंगे। 2 पॉइंट्स हो गए, तीसरा देखते हैं कौन बताएगा। अनुशासनिक कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। और अनुशासनिक कार्रवाई क्या महिला के खिलाफ भी शुरू कर देंगे? अभी नहीं करेंगे, महिला के खिलाफ जो पहले चल रही है उसको आगे बढ़ाएंगे। और महिला वाले मामले में वेट करेंगे कि एक बार मामला निपट जाए, फिर आप केस करेंगे कि झूठा आरोप जो लगाया गया है उसके बारे में क्या एक्शन लिया जाएगा बाद में। चौथा, किसी कानून के जानकार व्यक्ति से परामर्श करेंगे। ठीक बात है, परामर्श आपने लिखा सीनियर है, तो परामर्श में आप लिख सकते हैं कि इसके अलावा कुछ और लोगों से परामर्श करूंगा, एक किसी लॉयर से, एक किसी जेंडर इश्यूज पर काम करने वाले किसी NGO से, ताकि आप समझ सके कि ऐसे मुद्दों में आपके अधिकार क्या क्या है। ये तो करना ही चाहिए ना, और सीनियर्स तो है ही। तो सीनियर से, लॉयर से, जेंडर इश्यूज पे काम करने वाले विशेषज्ञों से आप सलाह लेंगे, ताकि आपको ये पता रहे कि आपके पास क्या क्या तरीके उपलब्ध हैं। ये तो सबका हक है ना जी। भविष्य के लिए जो अंत में आएगा ना, जो भावी रणनीति होगी कि ऐसा मामला कभी भविष्य में ना आए, उसके लिए आप कहेंगे कि मैं CCTV जैसी व्यवस्था है अपने ऑफिस में करवा दूंगा, तो ठीक बात है।
ऑफिस में सेमिनार्स वगैरह लेना, जिसके माध्यम से ये माहौल बनाना ऑफिस में कि ये सब चीजें होती हैं, लेकिन अपना सही रास्ते पे चलना होगा। ठीक है, सेमिनार के माध्यम से सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करना। एक दो बातें और होनी चाहिए अभी। हाँ, देखिए इसमें क्या है ना, सबसे पहले ध्यान से देखिए कि इसमें प्रॉब्लम क्या क्या है। इसमें एक प्रॉब्लम तो अनुशासनहीनता थी, जिसका समाधान है कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। इसमें दूसरी समस्या थी कि महिला कर्मचारी ने शिकायत कर दी महिला आयोग में, तो महिला आयोग को आपने स्पष्टीकरण दे दिया। इसमें तीसरी समस्या है कि मीडिया ने इस बात को प्रचारित कर दिया है, और मीडिया में जो आपकी छवि धूमिल हुई, इस पर आपका स्टैंड क्या होगा, इस पर आप कैसे कदम उठाएंगे, पक्ष भी है। एक बात ध्यान रखनी है कि सरकारी सेवक बिना सरकार की अनुमति के मीडिया से बात नहीं कर सकता है। तो आप लिखेंगे कि वरिष्ठों की अनुमति लेकर, मतलब टीवी को इंटरव्यू दे सकते हैं, एक अनुमति लेनी पड़ेगी, सीधे पहुंच जाएंगे ऐसा नहीं होगा। अनुमति लेकर मीडिया के सामने अपना पक्ष, क्योंकि मीडिया ट्रायल तो आपका हो गया ना एक तरफ से, और यदि मीडिया ट्रायल एक तरफ से हो रहा है तो मीडिया में दूसरा पक्ष भी आना ही चाहिए। और आप मीडिया के बस ध्यान रखना, हमेशा क्या रखना है, अनुमति लेकर मीडिया के सामने अपना पक्ष रखूंगा। और उसमें आपको बहुत बुलंदी के साथ ये बात कहनी है कि सिचुएशन ऐसे ऐसे थी, मैंने एक्शन लिया, उसके विरुद्ध ये आया है, मैं ऑफिस में कब जाता हूं, कब आता हूं, इस महिला ने मुझसे कब बात की, ये सब तथ्य महिला आयोग के सामने आएंगे। और मैं चाहूंगा कि मीडिया लगातार इस केस को परसू करे कि महिला आयोग में क्या हुआ। यदि मैं दोषी हूं तो मुझे सजा मिलनी ही चाहिए, कहने की बात ही नहीं, लेकिन यदि आरोप झूठे हैं तो मैं चाहूंगा कि मीडिया उस समय भी तत्परता दिखाए और ये स्टैंड ले कि झूठा आरोप क्यों लगाया गया। तो स्टैंड लीजिए, डर किस बात का है। तो मीडिया के सामने अपना पक्ष विनम्रता से तथ्यों के साथ रखना ये जरूरी है। और इसके अलावा कुछ और करना चाहें तो, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मैं खुद को वहां से हटा लूंगा उस ऑफिस से। वरिष्ठों से जब बात करेंगे तो उसमें आप उनसे पूछ सकते हैं कि अगर आपको लगता हो कि मुझे इस ऑफिस में भी नहीं होना चाहिए जब तक जांच चल रही है, तो आप मुझे ट्रांसफर कर दीजिए, नहीं तो मैं यहाँ पर हूँ। कोई बहुत जरूरत नहीं है इस चीज की। अगर स्पष्टीकरण तो मांगा है अभी, कौन सी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हो गई है अभी, जब वो होगी तो आपसे कहेंगे। कीजिए, ये वर्कशॉप के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से बात कीजिए सबसे कि जब तक निर्णय ना आए अपना आराम से काम कीजिए। भले इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण है कि अपनी मजबूती से समझौता नहीं करना है। किसी को ये मैसेज ना चला जाए कि एक महिला आरोप लगाएगी तो उसके बाद ये आदमी खत्म हो जाएगा, फिर हम जो चाहेंगे कर लेंगे, नहीं, ये मैसेज ना जाए। और इसलिए काम उसी गति से होना चाहिए, ठीक समय पे आपको ऑफिस जाना है, रोज अपने काम निपटाने हैं। ये मैसेज देना है कि ये सब चलता रहता है, काम अपनी जगह है, हम काम करेंगे, इसको देख लेंगे बाद में। ठीक है, ये हुआ हैंडलिंग। अब इसका उत्तर कैसे लिखा जाएगा, थोड़ा उस पर काम करते हैं, चलिए। सबसे पहले ये बताइए कि इसमें कौन कौन से मुद्दे, हमने 3 मुद्दे देखे थे। एक मुद्दा अनुशासनहीनता, दूसरा महिला कर्मचारी महिला आयोग, तीसरा मीडिया का जिक्र आ गया। यही 3 मुद्दे हैं ना, चौथा तो नहीं है कोई भी, मुख्य रूप से यही 3 मुद्दे हैं। ठीक है, महिला पर अंत में जब यह सिद्ध हो जाए कि आप पर लगाए गए आरोप झूठे थे, तो आप अपने विभाग में पत्र लिख के ये कह सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि इस मामले में मेरी शिकायत स्वीकार की जाए और इस महिला के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हो। वो लास्ट में आपका स्टेप होना भी चाहिए। ऐसे मामलों में आपको एक्टिव होना पड़ेगा। भाई कानून सबसे अच्छी स्थिति में कब होता है, जब उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत किसी के पास ना हो और सदुपयोग करने की हिम्मत सबके पास हो। यदि शिकायत झूठी है, ये साबित हो, तो निस्संदेह उस पर एक्शन होना चाहिए। 3 स्थितियां हैं। पहला, शिकायत सच्ची है या झूठी है तय नहीं हो पाया। दूसरा, शिकायत सच्ची है तय हो गया। तीसरा, शिकायत झूठी है तय हो गया। अगर तय हो जाए कि झूठी है तो एक्शन होना चाहिए, अगर तय हो जाए कि सच्ची है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। अगर तय न हो पाए कि सच्ची है झूठी है तो एक्शन किसी पर। जैसे मान लीजिए महिला शिकायत में ये कहे कि 23 तारीख को शाम को 7 बजे ऑफिसर ने मुझे अपने केबिन में बुलाया और कहा कि तुम 1 घंटा यहीं बैठो और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और कुछ अश्लील बातें की, और उसके बाद ऐसे ये मान लीजिए ऐसी कोई बात कही, और 23 तारीख के रिकॉर्ड्स में देखा गया कि 23 तारीख को ऑफिसर छुट्टी पे था, उसने था ही नहीं ऑफिस में। अब ये एक ऐसी तथ्यात्मक असंगति है कि साबित हो गया कि आरोप झूठा है। मान लीजिए 23 तारीख को ऑफिसर ऑफिस में ही था और वो ऑफिस से बायोमेट्रिक पे अंगूठा लगा के निकला है शाम को 6 बजे, तो भी साबित हो गया झूठ है। मान लीजिए उस दिन सच में वो 8:15 पे निकला है, बायोमेट्रिक मशीन से देखा आपने, महिला भी 8:15 पे निकली है, लेकिन ऑफिस के बाकी सब लोग भी उस समय निकले हैं, तब ये संभावना बनती है कि आरोप झूठा है, क्योंकि ऑफिस में सब लोग हैं, सब लोगों की उपस्थिति में कोई ऐसा क्यों करना चाहेगा, कैसे करना चाहेगा। पर ये संभावना है, तय नहीं हो पा रहा है। जहां तय नहीं होगा किसी भी एक्शन नहीं ले सकते। जहां तय हो जाए कि आरोप झूठा है तब एक्शन लीजिए कंप्लेनेंट पे, और जहां तय हो कि आरोप सच्चा है वहां जो एक्यूज है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ठीक है, वरना पता क्या होगा, किसी महिला ने शिकायत की, साबित नहीं कर पाई, खुद जेल चली गई, अगली बार कोई शिकायत करेगा? तो पीड़ित को इतना मत डराओ कि अगली बार से कोई पीड़ित शिकायत करने से ही बचे। पर्पस सिर्फ इतना है कि कोई पीड़ा के नाम पर झूठ न फैलाए, और इसलिए जब अकाट्य प्रमाणों से सिद्ध हो कि झूठी शिकायत थी तब दंड होना चाहिए। और मैंने पाया है कि इस मामले में लोग इस बात से बेपरवाह होते हैं कि वो पुरुष है कि महिला है। अगर कोई बात सही है तो फिर कोई भी न्यायप्रिय व्यक्ति मानता है कि एक्शन होना चाहिए, फिर वो महिला हो या पुरुष, से क्या फर्क पड़ता है ना। तो बस साबित होना जरूरी है, ऐसे नहीं। चलिए, अगर शिकायत गलत साबित हुई,
महिला आयोग क्या करेगा मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ स्टेप्स तो ले सकता होगा। जैसे उस महिला की एसीआर में एंट्री ऐसी हो जाएगी और एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में एक नेगेटिव एंट्री अगर हो जाए, अगर ये लिख दें कि डाउटफुल इंटीग्रिटी, ये दो शब्द किसी व्यक्ति का करियर खत्म करने के लिए काफी होते हैं। आप जब बनेंगे सिविल सेवक करीब 30-35 साल तक, हर साल आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी, आपका बॉस लिखेगा। ऐसे कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, उनको साबित करना पड़ेगा। कुछ नेगेटिव लिखेंगे तो उससे तथ्य होने चाहिए, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके बॉस ने आपके बारे में एक बार लिख दिया डाउटफुल इंटीग्रिटी, संदिग्ध सत्यनिष्ठा, तो ये दो शब्द पर्याप्त हैं कि आपको जीवन भर कोई बहुत ऊंचा पद ना मिले। आपको पता है सिविल सेवाओं में 3 बार कार्यक्रम में ऐसा होता है कि रिव्यू किया जाता है, और वो रिव्यू में कोई व्यक्ति पास ना हो तो उसको निकाल सकते हैं बाहर। परंपरा ये थी कि रिव्यू कोई नहीं करता था, चलने देते थे। लेकिन रिव्यू करने के 3 ऑप्शंस होते थे, अब शायद वो बढ़ा रहे हैं ऑप्शन, 5-5 साल में करने वाले हैं, कि हर 5 साल में रिव्यू करेंगे कि ये व्यक्ति ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो निकालो उसको। पहले भी था सिद्धांत 3 बार का, होता नहीं था। पर अगर डाउटफुल इंटीग्रिटी लिखा हुआ है तो सरकार के पास पर्याप्त आधार है कि उन 3 में से किसी समय पे आपको ये कह दे कि आप आगे काम नहीं करेंगे क्योंकि आप सूटेबल व्यक्ति नहीं है। तो महिला आयोग बहुत ताकतवर है, कम से कम ये तो कर ही सकता है, और ये भी छोटा एक्शन थोड़ा है, बड़ा एक्शन है। ठीक, नहीं मीडिया ने अगर घेर लिया है तो आप ये कह सकते हैं, ये कह रही कि मान लीजिए आरोप लग गया, मीडिया ने घेर लिया तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत सरल सा उत्तर होता है कि जितने आरोप लगे हैं वे सब मिथ्या हैं, लेकिन क्योंकि मैं सरकारी कर्मचारी हूं इसलिए बिना अनुमति कुछ बोलने के लिए मैं सक्षम नहीं हूं। अनुमति मिलेगी तो मैं आपसे बात करूंगा, और तब तक आपसे निवेदन करता हूं कि कोई भी आरोप लगाने से पहले तथ्यों की जांच करें। इतना बोल के चल पड़िए बस। पहली बार में ऐसा नहीं होगा, पहली बार में तो फूट फूट के रो पड़ेंगे मीडिया के सामने। जब पहली बार आरोप लगता है ना, बड़ा खराब लगता है, धीरे धीरे आदमी चिकना खड़ा हो जाता है, और अगर ठीक है तो भी मजबूत हो जाता है कि ठीक है आरोप तो लगते ही रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है, आप ठीक हो ना, ठीक से काम करो, कौन पूछता है इन बातों को। लिखा जाए, लिखने में तैयार एकदम। चलिए, इस केस स्टडी की शुरुआत के 3 मॉडल्स में से आप कौन सा सुनना चाहेंगे? मैं 3 देता हूं। एक ये कि इसमें कौन कौन सी क्षमताओं की परीक्षा है। अच्छा बताइए क्या क्या क्षमताएं चाहिए इस व्यक्ति में? इस व्यक्ति को जो चीज सबसे ज्यादा चाहिए वो है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड है ना, फिर पेशेंस कह सकते हैं, इंटेग्रिटी की परीक्षा तो खैर है ही, ठीक बात है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी भी कह लीजिए। जुडिशियसनेस एक होता है, न्यायशीलता, जुडिशियसनेस, यस यस यस, करेज ऑफ कन्विक्शन बड़ा अच्छा शब्द है। करेज ऑफ कन्विक्शन बहुत हद तक फोर्टिट्यूड के नजदीक आ जाएगा, लेकिन आप कहिए जरूर करेज ऑफ कन्विक्शन, ठीक है, मतलब 3-4-5 मूल्य आप सोच पा रहे हो, ये जरूरी है। जो अपने पेशेंस का ना उसके साथ परसेवरेंस भी लिखे, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया में आप चल रहे हैं जिसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी सामने नहीं आने वाले हैं, लेकिन लगातार एक्टिव रहना ही आपको उसके पक्ष में, तो परसेवरेंस यानी कि लगन, दृढ़ इच्छा शक्ति इत्यादि का जिक्र करें। एक तो ये पक्ष हुआ। दूसरा ये बताइए कि इसमें हितधारक कौन कौन है, स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? जल्दी से बताइए किस किसका नाम लिखें। एक तो आप स्वयं तो है ही, क्या लिखेंगे? आरोपी महिला या आरोप लगाने वाली महिला? शिकायती महिला, मतलब शिकायत करने वाली महिला, शिकायतकर्त्री या शिकायतकर्ता महिला, ऐसा कर लीजिए, ठीक है। और महिला आयोग नहीं है, वो भी तो स्टेक होल्डर है। एक है मीडिया, एक है सरकार क्योंकि आप सरकारी अधिकारी हैं, एक है शेष कर्मचारी जो बदमाश टाइप के हैं वो भी, और जो अन्य हैं वो भी, और एक समाज तो आएगा। बस अब क्या नहीं आएगा? पर्यावरण, ऑफिस के नजदीक के पेड़ पे बैठे हुए कौवे, वो स्टेक होल्डर्स इस मामले में नहीं है ना, तो उनको मत लाइएगा। चलिए ठीक, तो इनमें से किसी एक को आप चाहे तो हल मतलब इसमें शामिल कर सकते हैं। लिखिए, चलिए लिखिए उत्तर। उत्तर की शुरुआत सीधे इस तरीके से हेडिंग से कीजिए, इस मामले में निहित प्रमुख समस्याएं, इस मामले में निहित प्रमुख समस्याएं, इसको अंडरलाइन कीजिए, और या तो ऐसे चित्र बना के या नीचे नंबर 1 2 3 ऐसे करके लिखिए। नंबर 1 में लिखिए कार्यालय की अनुशासनहीनता, नंबर 2 महिला कर्मचारी की झूठी शिकायत, नंबर 3 महिला आयोग की कार्यवाही, नंबर 4 मीडिया में मामले का प्रसारण। अब पैरा चेंज करके लिखिए, इन समस्याओं से निपटने के लिए
इन समस्याओं से निपटने के लिए निम्नलिखित विकल्पों के संबंध में मेरी प्रतिक्रिया यह होगी। डैश लगा दीजिए। अब नीचे हेडिंग बनाइए विकल्प 1। अब देखिए इसमें क्या है कि हर विकल्प में ना 2 या 2 से अधिक बातें हैं। जैसे विकल्प 1 है, ऐसे बक्सा बना दीजिए इसके आसपास, अंडरलाइन ही क्या, कहीं अंडरलाइन कहीं डबल अंडरलाइन, कहीं बॉक्स बना दीजिए, क्या दिक्कत। अब मेरे हिसाब से विकल्प 1 के 2 हिस्से ऐसे बना लीजिए। और पहले में लिखिए आयोग को स्पष्टीकरण, और दूसरा अनुशासनिक कार्रवाई पर नरमी। आयोग को स्पष्टीकरण, अब समझे ना, पहला विकल्प से 2 चीजें हैं, हमने दोनों को यहां लिख लिया। और दूसरा क्या है, किस में नरमी, अनुशासनिक कार्रवाई में ना, अनुशासनिक कार्रवाई में नरमी। ऐसे है, अंडरलाइन कर लीजिए। इन दोनों के बारे में जो भी लिखना है इसी के नीचे लिख देंगे हम थोड़ा थोड़ा सा, और बुलेट पॉइंट्स में या ऐसे पॉइंट्स बना के लिखिए। इसके आगे लिखिए यह आवश्यक भी है और उचित भी, यह आवश्यक भी है और उचित भी। फिर दूसरी बुलेट बना लीजिए या दूसरा तीर बना लीजिए। अच्छा, महिला आयोग कैसा आयोग है, संवैधानिक आयोग है, विधायी आयोग है, सांविधिक यानी कि विधिक आयोग है ना। तो हाँ, सांविधिक का मतलब विधिक आयोग होता है, वही कहना चाह रहे हैं, स्टैट्यूटरी आप कहना चाह रहे हैं ना। तो दूसरा संकेत लिखिए महिला आयोग विधिक निकाय है, महिला आयोग विधिक निकाय है, कॉमा सिविल न्यायालय की शक्तियों से युक्त है, सिविल न्यायालय की शक्तियों से युक्त है, अतः उसके नोटिस का जवाब देना विधिक दायित्व है, अतः उसके नोटिस का जवाब देना विधिक दायित्व है। फिर तीसरी बुलेट नैतिक रूप से भी आवश्यक है, नैतिक रूप से भी आवश्यक है, क्योंकि इसमें मैं अपना पक्ष ठीक से रख सकूंगा, क्योंकि इसमें मैं अपना पक्ष ठीक से रख सकूंगा और समुचित न्याय की संभावना बढ़ेगी, और समुचित न्याय की संभावना बढ़ेगी। ठीक। अब दूसरी तरफ अनुशासनिक कार्रवाई में नरमी। पहला बुलेट यह करना अनुचित होगा क्योंकि इससे गलत कार्य करने वालों को बढ़ावा मिलेगा, या अराजक तत्वों को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इससे अराजक तत्वों को बढ़ावा मिलेगा। फिर दूसरा बुलेट भविष्य में कोई भी अधिकारी, भविष्य में कोई भी अधिकारी कार्य संस्कृति को सुधारने की हिम्मत नहीं करेगा, कार्य संस्कृति को सुधारने की हिम्मत नहीं करेगा। ठीक है। अब देखिए इसमें 2 तरीके हैं, एक तो ये तरीका, अगर आपको ये उतना अच्छा ना लगे तो आप विकल्प 1 में इसको कर दीजिए क, वो लिख के 3-4 बुलेट्स, फिर ख में इसको ले लीजिए, फिर 2-3 बुलेट्स, अगर ऐसे लिखना हो तो। समझिए क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए अब आइए विकल्प 2, ऐसे बना लीजिए विकल्प 2। विकल्प 2 के फिर 2 हिस्से कर दीजिए। पहला आयोग को नजरअंदाज करना। हाँ, मुझे आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा, क्षमा शर्मा बहुत विदुषी महिला हैं, उन्होंने लिखा है तो कोई खास कंटेक्स्ट होगा। वो दिल्ली विश्वविद्यालय के सर्कल में, वो डीयू में नहीं है, नंदन एक पत्रिका थी, संपादक थी, प्रमुख संपादक थी, और बच्चों पर उनका बहुत जबरदस्त रिसर्च है, बच्चों की शिक्षा पर। उन्होंने किसी खास कंटेक्स्ट में ये बात कही होगी, उसको कंटेक्स्ट से बाहर निकाल के ओपन स्टेटमेंट के रूप में कहने से बचना चाहिए। अच्छा, आप इस बात से सहमत हैं, वो जो 100, 80, 10, 3 उन संख्याओं से सहमत हैं? सहमत है ना? अगर उन संख्याओं से सहमत हैं तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि झूठे आरोप 3 आ रहे हैं और सच्चे आरोप 73 नहीं आ रहे हैं। अगर ये अनुपात ध्यान रखेंगे तो चीजें ठीक समझ में आएंगी। ठीक है, एक हो गया। सेकंड वाले में पहला पक्ष क्या बनाया आपने, आयोग को नजरअंदाज करना, और दूसरा अनुशासनिक कार्रवाई को मजबूती से आगे बढ़ाना। और थोड़ा काला पेन नीला पेन वो सब करते रहिएगा, जो हेडिंग है काले पेन से बनाइए, है ना, और बाकी नीले पेन से लिखिएगा। डिजाइनिंग का ध्यान रखना पूरा, केस स्टडी की डिजाइनिंग भी बड़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इतना मिल जाएगा, अगर आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो मिल जाएगा। शुरू के कुछ प्रश्न बनाइए, आखिरी प्रश्न में केवल लक्ष्य बनते हैं, फिर तो आखिरी 1-2 सवाल में केवल डिजाइन से काम चलाइए। फिर चलिए, तो आयोग को नजरअंदाज करना, उसके नीचे क्या लिखेंगे, यह पूर्णतः अनुचित होगा,
अब इस पर लिखने की जरूरत नहीं होगी, पिछले पॉइंट में आप बता ही चुके हैं सारी बात इस पे, तो सिर्फ इतना लिखिए, यह पूर्णतः अनुचित होगा, डैश लगा के, कानूनी तौर पर भी, नैतिक तौर पर भी, बस। दूसरे पक्ष में लिखिए, यह उचित होगा क्योंकि झूठे आरोपों से यदि कार्रवाई रुक गई, दूसरी तरफ लिखना है, यह उचित होगा क्योंकि यदि झूठे आरोपों से कार्रवाई रुक गई, हाँ नई तरफ, यदि कार्रवाई रुक गई तो अराजक तत्वों को हौसला मिलेगा। अब आइए विकल्प 3। विकल्प 1 पर जब लिखेंगे थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा, लेकिन उससे कई विकल्पों के पक्ष पहले स्पष्ट हो जाएंगे आपके आगे। विकल्प 3 के 3 हिस्से कर दीजिए। पहला हिस्सा, उच्च अधिकारियों को अवगत कराना। दूसरा, उनसे निर्देश मांगना। तीसरा, उनके अनुसार कार्य करना। हालांकि दूसरा तीसरा मिला के एक भी कर सकते हैं, पर ठीक है, तीसरा उनके अनुसार कार्य करना। अब पहले वाले पर आ जाइए, अवगत कराना। उसके नीचे लिखिए, यह उचित है क्योंकि अपने वरिष्ठों को विश्वास में रखना कार्यालयीय अनुशासन के लिए उचित होता है। क्योंकि अपने वरिष्ठों को विश्वास में रखना कार्यालयीय अनुशासन के लिए उचित होता है। इसी में दूसरी बुलेट, या इसमें एक सेकंड में कर लेंगे, सेकंड वाले में आ जाइए। निर्देश लेना अनुचित है, निर्देश लेना गैर जरूरी है क्योंकि स्थिति को खुद संभालने का हौसला होना चाहिए। क्योंकि स्थिति को खुद संभालने का हौसला होना चाहिए। फिर दूसरी बुलेट, सलाह लेने में समस्या नहीं है, सलाह लेने में समस्या नहीं है क्योंकि वरिष्ठों के पास अनुभव वैविध्य अधिक होता है। क्योंकि वरिष्ठों के पास अनुभव वैविध्य अधिक होता है। अब तीसरे पक्ष पर आ जाइए। तीसरा क्या था, उसके अनुसार कार्य करना है ना। इसमें लिखिए, कार्य अपने विवेक के अनुसार करना उचित होगा क्योंकि मेरा ही भविष्य दांव पर है। कार्य अपने विवेक से करना उचित होगा क्योंकि मेरा ही भविष्य दांव पर है। फिर दूसरा, चूंकि विवाद मेरे निर्णयों से जुड़ा है, चूंकि विवाद मेरे निर्णयों से जुड़ा है अतः समाधान मुझे ही करना चाहिए। चूंकि विवाद मेरे निर्णयों से जुड़ा है या उपजा है अतः समाधान मुझे ही करना चाहिए। अब इसके बाद एक बड़ा सा हेडिंग बनाइए, सबसे अच्छा विकल्प। सबसे अच्छा विकल्प। और जब भी महत्वपूर्ण हेडिंग हो थोड़ा सा गैप छोड़ के बनाइए ताकि दूर से दिखे कि आपने कुछ नया शुरू किया है। सबसे अच्छा विकल्प, अंडरलाइन या बॉक्स बना दीजिए, उसके नीचे लिखिए, मैं इस स्थिति का समाधान निम्नलिखित कार्यवाहियों से करूंगा या करूंगी। मैं इस स्थिति का समाधान निम्नलिखित कार्यवाहियों से करूंगा। नंबर 1 या क, जो भी करना हो, महिला आयोग को विस्तृत व तथ्यात्मक स्पष्टीकरण भेजूंगा और उसकी प्रतिलिपि अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी। महिला आयोग को विस्तृत व तथ्यात्मक स्पष्टीकरण भेजूंगा और उसकी प्रतिलिपि अपने वरिष्ठों को भी, वरिष्ठ अधिकारियों को भी। ख, वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति लेकर मीडिया को भी स्पष्टीकरण भेजूंगा। वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति लेकर मीडिया को भी वह स्पष्टीकरण भेजूंगा जरूरी हुआ तो बातचीत भी करूंगा। जरूरी हुआ तो बातचीत भी करूंगा। तीसरा, अनुशासनिक कार्रवाई में नरमी नहीं बरतूंगा क्योंकि इस बार की कमजोरी भविष्य की सारी संभावनाएं समाप्त कर सकती है। क्योंकि इस बार की कमजोरी
भविष्य की समस्त संभावनाएं कमजोर कर सकती है या खराब कर सकती है। इसी में अराजक तत्वों को अनुशासित करना ही होगा। चौथा, यदि आरोप झूठा साबित हुआ तो महिला के विरुद्ध शिकायत दर्ज करूंगा ताकि उस पर विभागीय जांच हो। यदि आरोप झूठा सिद्ध हुआ तो महिला के विरुद्ध शिकायत करूंगा ताकि उस पर विभागीय जांच व कार्यवाही हो। अगला, इस पूरी प्रक्रिया में अपने परिवार व मित्र समूह के साथ संवाद करता रहूंगा उन्हें विश्वास में रखूंगा ताकि वे दुविधाओं से मुक्त रहें। वैसे तो बहुत लिख चुके, एक आखिरी बिंदु लिखिए, ठीक लगे तो ऐसा भी एक लिख के आ जाइएगा लास्ट में। इस संपूर्ण उठापटक को एक सीख के रूप में लूंगा, क्योंकि प्रशासनिक जीवन में ऐसा होता ही है, क्योंकि प्रशासनिक जीवन में ऐसी स्थितियां बनती ही हैं। किंतु इनसे सीखकर भविष्य में अच्छे निर्णय लिए जा सकते हैं। एक पॉजिटिव से नोट पे खत्म करने का अपना महत्व है। अब चाहें तो ऐसे बिंदु से अंत करें बात को। अब देखिए, बोलते हुए समझ में नहीं आता कितने शब्द हुए कितने नहीं हुए। अगर ये 250-300 की रेंज है तो ठीक है, उससे ज्यादा है तो कुछ पॉइंट छोड़ने होंगे, अपने विवेक से छोड़ दीजिएगा कुछ पॉइंट्स को। उसमें आपके शब्द और फैल, अच्छा तीनों को मिला के करें नहीं तो फिर वो परीक्षा को चाहिए क्लैरिटी एकदम कि एक विकल्प आप दे रहे हैं उसके भी 3 हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं उसके भी, तो जितना विश्लेषण करेंगे उतना अच्छा है। इकट्ठा करेंगे तो फिर माफ कर दो। अगर माफी मांगने पब्लिक में, एक उसूल बड़ा सिंपल सा है, आरोप जितने के सामने है माफी उतने के सामने हो जाए तो कोई समस्या नहीं है। कई लोग इतने सियाने होते हैं, सबके सामने आरोप लगाते हैं, कमरे में आके माफी मांगते हैं अकेले में, तो माफ नहीं करना है। माफी कम से कम उतने लोगों के सामने जितने के सामने आरोप हुआ था। क्या चीज नहीं, आपने शिकायत की, उस महिला ने आपसे माफी मांग ली, आपने शिकायत वापस ले ली, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी कंडीशन है कि आपने 50 के सामने मुझे बेइज्जत किया, उन 50 के सामने माफी मांग लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं तो केस चलने दीजिए, केस में क्या दिक्कत है। इतना तो बनता ही है ना भाई, इससे कम में कैसे माफ कर देंगे। हाँ, तो यदि मत लिखो, आरोप के झूठा साबित होने के बाद शिकायत करूंगा, ऐसे लिखो, क्या दिक्कत है। यदि तो लिखा है, या लिखो जब आरोप झूठा साबित होगा। इसी प्रश्न में यह भी लिखा है कि महिला से झूठी शिकायत करवा दी गई है। जब प्रश्न में लिखा झूठी शिकायत है, फिर क्या बचा उसके बाद। और भारत के कानून में 100 अपराधी बच जाए भले ही, किसी निर्दोष को सजा नहीं होती है, तो सजा तो नहीं होगी इस मामले में क्योंकि आरोप झूठा है। ठीक है, जाओ फिर जाओ।